Agrima. I study at NLS Bangalore. This is my first year going on. I had my first semester. I came Lucknow एक महीने के लिए. Sorry for being late. I'll be taking your crash course of whatever sessions we have. So all of you, like any one of you have taken drop or something? Okay, so even I took a drop. I had my PCM plus computer stream. I was a student at CMS. तो GN गोमती नगर. So मैंने बिना पढ़े दिया था CLAT. Then I got like 3000 rank. I was getting Shimla and all. So I took a drop. I also attempted CUET. I was getting BHU, but I still wanted to go to Bangalore or Hyderabad. So I took a drop. I got 107 All India rank. I also had this OBC reservation. So my rank was 1 UP में in it. We'll be starting with legal. If we can just have a conversation, are you people doing your mocks every week? मॉक्स कर रहे हो तुम लोग? हिंदी आती ना सबको? ठीक है, मॉक्स कर रहे हो ना सब लोग? क्या स्कोर, कहाँ के मॉक्स कर रहे हो? मैं नो ऑल योर नेम्स पहले. ओम, प्रतीक, शाह, अमन, निखिल. ओके, सिर्फ तुम ही लोग हो क्लाट के लिए? ओके, ठीक है. तो मॉक्स तुम लोग अभी एक हफ्ते में एक बार दे रहे हो. ऑल्सो मेरे को थोड़ा सिलेबस का बताओ, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है. सो तुम्हारा टॉर्ट्स, क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है. व्हाट अबाउट करंट जीके जो लीगल करंट अफेयर न्यूज़ के साथ हो रहा है, वो जीके में कवर्ड हो रहा है? ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम और बाकी सीआर में क्रिटिकल रीजनिंग, तुम्हारे एजम्पशंस, पैराडॉक्स रीजनिंग वगैरह हो गए? मेरे को बस बता दो, क्योंकि मैं फिर 2-2 घंटे में तुम्हारा सिलेबस निपटा दूंगी जैसे तैसे. मेरे को पता होना चाहिए कितना हुआ है. प्रैक्टिस से नहीं होता है, थोड़ा टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसमें. ठीक है. इंग्लिश में एजम्पशंस कराए, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, फ्लॉ, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, पैराडॉक्स. कोई बात नहीं, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा. इंग्लिश में बता दो क्या क्या हुआ है. लीगल रीजनिंग में तुम्हें वो कैप कराई गई है जो लीगल पैसेजेस के लिए इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कराए हैं क्या जो होते तुम्हें पैसेज में आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फिर तुम उस वर्ड को इग्नोर करोगे, 10 बार इग्नोर करोगे, फिर एग्जाम के टाइम पे वही वर्ड आएगा, फिर तुम इग्नोरेंस के चक्कर में तुम्हारा नहीं हो पाएगा. तो वो वाले वर्ड्स कह रही हूँ. नहीं, ठीक है. जी के तो सर देखेंगे. इंग्लिश में बता दो क्या क्या हुआ है. सिर्फ पैराग्राफ हुए हैं. थीम बेस्ड कराया है मैम ने. जैसे कभी कभी तुम्हारे इकोनॉमिक्स के पैसेजेस में फंसेगा, कभी कभी होता है कि पॉलिटिक्स वाले पैसेजेस आ जाते हैं जिसमें फंसता है, बहुत गंदे वाले पैसेजेस आते हैं, तो तुम उस पैसेज को बहुत ज़्यादा रीड करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो रीड करने का, तो पेपर छूट जाता है. इस वजह से गंदे वाले पैसेजेस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं. ठीक. हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली? नहीं पढ़ रहे हो तो आज स्केड्यूल क्यूटी हो गया है. मैथ्स वो बात ठीक है, बट सबका बताओ एक एक करके. क्यूटी कैसा नहीं जा रहा है? देखो होता है, मेरे बच्चों ने लास्ट तक, देखो अगर तुम्हें करना है क्यूटी में, देखो इस तुम्हारा लाइक एम क्या है, कौन तुम्हें से कोई भी एनएलयू चलेगा? टॉप 5 एनएलयू के लिए तुम्हें क्यूटी अटेम्प्ट करना पड़ेगा. बिना क्यूटी के नहीं हो पाएगा. मेरा बैंगलोर में हुआ, मेरे क्यूटी में 12 में से 12 थे. एक भी गलत नहीं होना चाहिए. ट्राइमिस तभी तो आई हूँ फिर, तभी तो आई, वरना नहीं आती. ट्रिमेस्टर है, बहुत पढ़ाई होती है, बट बहुत चिल है, बहुत ज़्यादा चिल है, अच्छी जगह है. इवन तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, फीस भी ज़्यादा है, बट ठीक है. मैं क्या कहती, क्यूटी करना पड़ेगा. क्यूटी में भले सब कुछ मत करो, 4-5 टॉपिक्स, परसेंटेज, रेशियो वगैरह आता है, तुम्हारे 2-3 भी बन रहे हैं तो होना चाहिए, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं,
लीगल सबसे हो जाता है, लीगल रीजनिंग सबसे हो जाएगी, इंग्लिश सबसे हो जाएगा। जीके में वैसे भी फकअप करते हैं, मेरे टाइम पे जीके कुछ ज़्यादा इजी दे दी थी, पैराग्राफ में आंसर थे। उसके पहले कुछ किसी से भी नहीं हो पा रही थी जीके। तुम जीके के भरोसे नहीं रह सकता। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम रोज़ 4 घंटे जीके पढ़ रहे हो, तुम्हारे क्लैट में नहीं होगा। अगर तुम 4 घंटे क्यूटी पढ़ रहे हो, स्टिल तुम्हारे चांसेस हैं, क्योंकि क्यूटी में क्या है, तुम्हारा आंसर या सही होगा या गलत होगा। बाकी सेक्शंस में रहती है सब्जेक्टिविटी। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब पेपर हमारा हुआ तो बहुत कोचिंग्स ने, एलपीटी ने, लीगल एज ने अपने अपने सोल्यूशन दिए, और कंसोर्टियम का सोल्यूशन बिल्कुल ही अलग था। बट क्यूटी सबका सही था, कि मैथ्स में रूल्स होते हैं। क्यूटी ऐसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुमसे हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि अक्टूबर में सब खत्म कर लो जीके के अलावा। जीके में होता क्या है, एलपीटी भी हो गया, लीगल एज भी हो गया, ये लोग अपनी 300 टॉपिक्स की लिस्ट निकालते हैं, बहुत मोटा सा होता है वो। एंड में तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम जीके क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारे नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तुम मॉक्स इतने दे चुके हो। तुम्हें 300 टॉपिक्स का देंगे, तुम्हें जैसे जैसे रटना है, रटने वाला काम लास्ट में हो सकता है, तुम मैथ्स लास्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो अक्टूबर का प्लान ये बनाओ कि तुम्हारा क्यूटी हो जाए एटलीस्ट, तुम्हारे 12 में से 4 भी आ जाएंगे तब भी एक एक। मेरा स्कोर आई थिंक वॉज 99.75। ठीक है, तो जिस अगला नंबर जो 100 था, ठीक है, उससे मेरा रैंक खिसका 35। मतलब तुम 0.25 से तुम्हारी 35 रैंक खिसक रही है टॉप 100 में। तो तुम्हारी अगर 4 नंबर भी बनते हैं, तुम्हारी 500 रैंक खिसकेगी। 500 रैंक पे तुम्हारे कॉलेज ही बदल जाएगा, जीएनएलयू में भी ना मिले फिर तो क्यूटी करना पड़ेगा। सर कैसे हैं, मतलब टीचर्स क्यूटी का क्या सीन है, पढ़ा रहे हैं, रिवीजन चल रहा है कि पैसेजेस चल रहे हैं, कि सब साथ में हो रहा है? ठीक है, तो मॉक का स्कोर क्या पहुंचा तुम लोगों का? लीगल वाला बेटर आ रहा है? अभी तो दिया था उन्होंने नया वाला पैटर्न, एक ही बार दिया, क्योंकि कंसोर्टियम के सैम्पल पेपर रिलीज हुए थे, उसके बेसिस पे उन्होंने दिया था, वो काफ़ी शॉर्ट थे। मैं आखिर मेंटोरशिप सेशंस लेती हूँ, मेरे को पता है क्या हुआ मॉक में। अभी लास्ट वीकेंड वाला ना, तो उन्होंने वो क्या, सैम्पल पेपर जो आया था कंसोर्टियम के, उस पे बेसिस पे क्या बहुत शॉर्ट पैसेजेस दिए, ठीक है। उसके पहले वाले मॉक्स में तुम लोग मॉक दे रहे हो ना? अभी अभी आए हो क्या पढ़ने? कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत चिल है लाइफ, अच्छा लगेगा। हाँ, देखो, बैंगलोर बहुत बड़ा है, सो एयरपोर्ट से द रास्ता इज़ अराउंड लाइक 1 hour 30 minutes लग। तुम्हें सिटी में देखो, माई कौन है, बट बैंगलोर इज़ ऑल अबाउट क्लबिंग, ठीक। तो देर आर कुछ एरियाज जैसे चर्च स्ट्रीट, कोरा मंगला एंड ऑल। तुम्हारा फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, तुम कैब से जाओगे, उससे बजेंगे बॉलीवुड गाने, बेसिक ऐसे गेड़ी मारना कहते हैं। तो जितना भी टाइम लगेगा तुम्हारा फन ही है, तो इट्स फन, ओवरऑल फन है। द थिंग इज़ दैट बैंगलोर एंड हैदराबाद में आप कितने बजे भी निकलो कॉलेज से, कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम की बाउंडेशन नहीं है। यहीं पे अगर तुम्हारा लखनऊ वाले नेल्यू में एडमिशन होता है, तो उसमें टाइम का बाउंडेशन है, लखनऊ वाले नेल्यू में है। बैंगलोर वाले में तुम रात में कभी भी निकलो, कभी भी आओ, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स को भी लगेगा तुम बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे, तो कुछ भी नहीं कहते, बहुत चिल है। बट शिमला वगैरह में नहीं है, शिमला में आई थिंक 9 बजे बंद हो जाता है, तुम बाहर नहीं जा सकते। और सेफ़ है बहुत लड़कियों के लिए भी। नालसार इज़ थोड़ा सा दूर, बट वहाँ पे भी बच्चे चिल है, तो इट्स ओके। पढ़ाई पे आता है। इंग्लिश में बताओ, वो क्या किया है तुम लोगों ने? कोई बुक पढ़ रहे हो? वो तो पूरा ब्लैंक है ना, स्क्रैच से स्टार्ट करना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पैराग्राफ कर रहे हो? अच्छा, अपने अपने मॉक के स्कोर से बता दो, एवरेज कितना आता है। तुम दोनों ने नहीं लगाए, ठीक है। यहाँ लीगल एज का कितना आया था, ऑल इंडिया रैंक? अच्छा, टेलीग्राम से पेपर निकाला था क्या? या तुम लोगों का सीवीटी से हो?
अच्छा मैं समझ गई तो यहाँ क्या कर रहे हो? ओके। तुम लोग की क्या 3:30 के बाद एक और क्लास है? अच्छा तभी। आई एम सो सॉरी, आज लेट हो गया, कल से नहीं होगा। मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ट्रैफिक होता है हजरतगंज में। मैं हॉर्न्स पे ही बैठी रह गई। और यू? तो अच्छा तुम लोग सीवीटी के हो? क्यों सुन रहे हो फिर? तो स्टार्ट करो फिर। वो फक बोर्ड कैसे शुरू? ब्राइटनेस है, दिख रही है? एक सेकंड, सीवीटी का जो सिलेबस है लीगल का, उसमें तो तुम्हें 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या आईआईटी नहीं हो पा रहा क्या? कुछ नहीं। ठीक है, प्राइवेट कर लो ऐसे अच्छा हो। वो तो आईआईटी का स्कोर लेता है, सीवीटी का भी लेता है। अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो जो बीएचए में पढ़ा रहा हो, सोर्स लग जाएगा तो बेटर रहेगा। मैं तो टॉट्स लेके आई थी कि आई थॉट 4 सेशंस लीगल के लेते हैं। आज टॉट्स कर लेंगे, मेरे को लेट हो गया। कल विल कवर। कल आई थिंक बहुत लंबा क्लास है। क्राइम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि लास्ट जो भी हमारा होगा उसमें हमारी स्पीड वाला सेशन कंप्लीट हो जाए कि हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है एंड ऑल। आई वाज थिंकिंग तुम लोग बता दो तुम्हें थ्योरी करनी है कि पेपर सॉल्व वाला करना है। थ्योरी कंप्लीट है ना? एक बार मैं सोची थी केस डिस्कस कर लेते हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी से। कुछ केसेस होते हैं टॉट्स में, थोड़ा सा तो आइडिया ना, जैसे अगर मैं बोलूँ इंजूरिया साइम डैमनो क्या होता है, तो तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है ना, खुद से करने लग जाते हो। मैंने सर को भेज दिया, आई थिंक वो तुम्हारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। तो बीएससी बीटेक बीटेक इतना ही है? वो कौन से नोट्स हैं? जो भी तुम्हें पास डॉक्यूमेंट आएगा। आ गया। इसमें आई थिंक कितने क्वेश्चंस हैं? 48 है। और पैराग्राफ भी नहीं है। हाउ मच टाइम डू पीपल वांट? 15 मिनट्स? इतनी रीडिंग तो करनी पड़ेगी। कितना है फैक्ट्स है, थॉट्स तो आता है, प्रिंसिपल देख के भी कर सकते हो। मेरे को बस एक्यूरेसी चेक करनी, मेरे को नहीं पता तुमने कितनी लेवल की पढ़ाई करी है, उस पर ही आना पड़े। सारे टॉट्स के हैं। 48 क्वेश्चंस हैं। आई गिव यू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में जितना कर सकते हो करो। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर एक्यूरेसी। तुम लोगों का क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं लाइक? तो यहाँ क्यों बैठे हो? मेरे को स्केड्यूल में लीगल लिखा था तो आई पता होता मैं क्या आ जाती। लैंग्वेज तो इंग्लिश चूज़ करी होगी। ओके। बहुत चिल आती है सीवीटी की इंग्लिश, तो हो जाएगा। पीसीएम में तुम्हें पास या रटना है। वो क्वेश्चन चेंज भी नहीं करते, ऑप्शन भी नहीं चेंज करते सीवीटी वाले। बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तुम लोग सीवीटी के पेपर सॉल्व कर रहे हो ना? सीवीटी में थ्योरी मत करना। यूट्यूब में वीडियोस आते हैं, पास या क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस। अरे मतलब तुम्हें हर चैप्टर से रिलेटेड जितने पॉसिबल एमसीक्यूज होते हैं सीवीटी बेस्ड वो देते हैं यूट्यूब पे। ठीक है?
हाँ, हर जगह है। एक CBT एदा 24/7 है। ठीक, तुमको वीडियो देखना है, तुम्हें ऑप्शंस याद हो जाएंगे, 2-3 बार देखोगे ऑप्शंस याद हो जाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है। मैंने लाइक लीगल के लिए पढ़ा नहीं था वो, क्योंकि मैं ICSE से थी, मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से देख लिया, वही क्वेश्चंस आ गए, और मेरा 97 परसेंटाइल आ भी गया बिना पढ़े। लाइक इंग्लिश में 99 था, GT में 99 था, लीगल में 97 आया। GT के लिए मेहनत कर लेना प्लीज़, वो छोड़ना नहीं, एनालिटिकल रीजनिंग बोर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं होते लोगों से, डाइस वगैरह वाले। और वो होता है GK, तो आई थिंक कम ही आती है, स्टैटिक GK कर लो। कुछ हो गया क्या वहाँ पे? अभी CBT OMR पे हो रहा है कि कंप्यूटर पे ही वाला हो रहा है? तो तुम लोग कंप्यूटर वाला ही करोगे? अच्छा, ताकि वो क्या? चीटिंग होती है, होती है, उतनी नहीं होती, तुम्हें कुछ 1-2 नंबर से मिल जाएगा, क्या ही हो जाएगा। बेसिकली उस पर हो जाएगी, कुछ GK वाला क्वेश्चन है, मेरी समझ में आ रहा, तुम लिपसिंग से पूछ सकते हो क्या है क्या नहीं। बट ये ना सामने वाला बेवकूफ़ भी हो सकता है, तो पहले से इजी क्वेश्चन पूछ लेना, तो आइडिया हो जाएगा कितना इंटेलिजेंट है। और वो वाला कर सकते हो, वो रफ पेपर देते हैं, उस पर क्वेश्चन नंबर लिख दो, पेपर उड़ा दो, हवा से उड़ गया, उस पर आंसर लिख के आ जाता है, वो भी तरीका है चीटिंग करने का। बट उसके लिए तुम्हें पहले से बात करनी पड़ेगी आसपास के लोगों से, पेपर यहाँ पे गिरेगा, हो जाता है। 7 मिनट्स यू पीपल हैव, 2:20 पे ख़त्म होगा। तुम सबकी PCM स्ट्रीम थी? DU 100%। तुम लोग के कॉमन में क्या है जो मैं कल से पढ़ा सकती हूँ? इंग्लिश, कॉन्ट्स मैं पढ़ाऊँ? ठीक है, हाँ ओके। और एनालिटिकल रीजनिंग में बोर्ड्स वगैरह वाले जो क्वेश्चन करा रहे हैं सर, GT में जो आता है, GT में GK आएगी, और वो जो एनालिटिकल रीजनिंग, एक तो QT मैथ्स वाली हो गई, एक एनालिटिकल रीजनिंग AR वाले जो क्वेश्चन होता है भाई, पजल डाइस वगैरह वाला, वो वो करें, तो बस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर। GK बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मत करना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, इंग्लिश मैं संभाल लूँगी, इंग्लिश मेरे पे, जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं यार मैं वो बता दूँ, जो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, जैसे बोर्ड्स वाला, अगर बोर्ड्स वाला नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में डाउट है तो बता दो। मेरे में आया था, और वो भी इजी वाले थे कि ये बुक किसने लिखी है, ये वो,
मैंने क्लाट के लिए जीके तो करी थी, तो आइडिया था। जीके मतलब कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो स्टैटिक जीके भी देते हैं, वहाँ तो सिर्फ करंट अफेयर्स दे। स्टैटिक जीके की पूरी बुक होती है, तुम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओ। एलेट के भी हैं हाँ। बेसिकली ये था कि पैसेज में से तुम करो तो पहले 220 नहीं हुआ है अभी, 3 मिनट्स बचे। मैं क्या कह रही थी? हाँ आपने, हाँ तुम लोग जीके का पूछ रहे थे ना। मैंने प्रेप गुरु से किया था सीबीटी का, तो एक साहर सर थे। तो बेसिकली कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे बुक किसने कौन सी लिखी है, राइटर्स एंड ऑथर्स वाली जो भी बहुत फेमस फेमस बुक्स हैं, वही पूछते हैं। तुम्हारा एम क्या होना है कि जो बहुत ईजी क्वेश्चन सबसे हो रहा है वो तुमसे गलत नहीं होना चाहिए जीके में। क्योंकि जीके में भी उसमें ऑप्शंस होते हैं ना, कि आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आई थिंक, पता नहीं। टू बी ऑन अ सेफर साइड, आई डोंट थिंक जीके पे मेहनत करना था वर्थ इट। अगर तुम उतनी मेहनत पीसीएम पे कर लोगे, तुम्हारे 100 बन गए, क्योंकि वो तो ओवरऑल देखेंगे ड्यू वाले तुम्हारा, तो वो हो जाना चाहिए। ड्यू में तो वही वाला ऑप्शन है ना, अगर तुम बीएससी करते हो कि आइदर 3 सब्जेक्ट्स या फिर वो जीटी और इंग्लिश वाला कॉम्बो लेंगे। बीटेक का आई डोंट नो, बीटेक में क्या सीन है? तुमने बीटेक के कॉलेजेस कौन से ऑप्ट करे हैं? ड्यू में बीटेक? कौन सा बीटेक है? सीएस तो नहीं होगा? आईटी है? सीएस नहीं है? सीएस नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है। तुमको पैकेज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नहीं मिलेगा, आई डोंट थिंक। अगर सीएस, देखो मेरे फ्रेंड्स तो सीएस के पीछे पागल है, उन्हें सीएस नहीं मिला था तो उन्होंने नहीं लिया था। तुम्हें अगर सिर्फ बीटेक का टैक्स है तो तुम कर सकते हो, आईटी का मेरे को तो आइडिया नहीं, मेरे सब सीएस वाले ही हैं जितने फ्रेंड्स हैं। तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज क्यों चाहिए, फीस के चक्कर में कि पेरेंट्स? हाँ, तो तुम प्राइवेट देख सकते हो, अच्छे हैं। बिट्स पिलाने का एग्ज़ाम तुमने क्लियर कर लिया? देना है, बिट्स पिलानी है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर वीआईटी में, उसका भाई सही चल रहा है करेंटली। किट अगर जाना तो जा सकते हो, उड़ीसा। मैं बीटेक नहीं दिया, मेरे को इतना आइडिया है। और क्या है, बिट्स पिलानी में थोड़ा सा हो सकता है। आई थिंक यू शुड ट्राई फॉर वीआईटी वेलोर ऑल्सो, नॉट भोपाल, वेलोर। आई डोंट थिंक बीएचयू का जो सीएस है वो आईआईटी का स्कोर देखता है, सीएस नहीं है। अगर देखो आई डोंट नो अबाउट, हो सकता है कि वो आईटी में पैकेज मिलता हो। जितना मेरे को आइडिया है, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बोला कि सीएस में सबसे ज़्यादा पैकेज होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका आईआईटी में हो गया था, उन्हें थोड़ा केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह में, तो आईआईटी छोड़ दिया कि सीएस ही लेना है। तो इस वजह से मेरे को सीएस का थोड़ा पता था, तुम्हें भी पता होगा भाई। हम्म। भाई मेरे फ्रेंड ने आईआईटी बॉम्बे छोड़ा है, उसको बॉम्बे ही चाहिए था, उसको सीएस ही चाहिए था, छोड़ दिया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन आईआईटी कानपुर, वो भी कानपुर में इस वजह से आया क्योंकि उसको सीएस मिल रही थी, बॉम्बे में नहीं मिल रही थी, मद्रास में नहीं मिल रही थी। ये पॉइंट इज, तुमने बीटेक किया प्राइवेट कॉलेज से, तुमने कैट दिया, तुम बेसिकली वो पता होगा ना कि बीटेक प्लस एमबीए वाला कोर्स, तो तुम्हारा, अगर तुमने बीटेक के बाद एमबीए करा, तुम डायरेक्ट मैनेजर बनते हो। तो तुम्हारी इंजीनियरिंग मान लो बहुत ख़राब थी, तुमने 4 साल कुछ नहीं पढ़ा, तुमने मैनेजमेंट पढ़ लिया अच्छे से, तो तुमसे कोडिंग नहीं करवाएंगे, तुमसे कोडिंग वाली टीम को मैनेज करवाएंगे। तो उससे पैसा बहुत होता है। हाँ पैसा होता है। एक ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है तुम बीटेक के बाद गेट दो,
अगर तुम्हारा आईटी में नहीं होता है तो गेट टफ है, तुम्हें फिर 4 साल पढ़ना पड़ेगा कॉलेज में। अच्छा तो नहीं है, बट इफ़ यू आर रेडी टू स्टडी कॉलेज में भी, तो यही पॉइंट है, आइदर यू स्टडी राइट नाउ या कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। हो गया गाइज, हो गया, स्टॉप। कितने क्वेश्चंस हुए? द थिंग इज, बहुत सारे बच्चे थे क्लास में, यू डोंट गेट टू गो टू वॉशरूम, ठीक है, पेपर के टाइम पे थोड़े शोर मचाते हैं प्रोफेसर, हाँ हाँ ही हु बहुत होता है उनका, और पैसेजेस बहुत गंदे होते हैं, बहुत प्रेशर होता है। थोड़ा सा शोर पे करना सीखो, थोड़ा सा, क्योंकि बाहर का जो व्हीकल ट्रैफिक होता है उस पे नहीं कर सकते। बाय चांस किसी बच्चे के प्रॉब्लम हो गई, मेरे बच्चे का था कि वो एक ही पेन लाया तो उसका पेन नहीं काम कर रहा था, और वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है फॉर सम रीज़न। फिर एक और खुशी हो गया, तो बहुत एंग्जाइटी हो गई। अब सब आ रहे हैं, डॉक्टर वॉक्टर टीचर्स आ रहे हैं, क्या हुआ बेटा, पानी पियो पानी पियो, तुम्हारा पेपर चल रहा है, इमेजिन, कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा सा सीख जाओ कि वर्स्ट केस सिनेरियो में, मानो तुम्हारे जस्ट बगल में जो लड़की वही टन चली जाए काम से, तो तुम्हारा पेपर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन देखें, एक सेकंड, मैंने 48 दिए थे, तुमने 48 कर लिया? यार तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, आज क्या डेट है? टुडे 15 अक्टूबर है, आई थिंक 3rd या 1st को है तुम्हारा क्लाट का। 38 डेज, जो भी है, कम है, काफ़ी कम है। फर्स्ट बताओ, फर्स्ट का क्या किया? ए तो गलत है। एक सेकेंड, ए में, अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाले का तुम देखो ज़रा, इसमें उन्होंने बताया कि रेलवे अथॉरिटीज़ ने अलाउ कर दिया कि ट्रेन, क्या एक कोई पैसेंजर था मिस्टर एक्स, उसकी पॉकेट में से किसी ने कुछ चुरा लिया, ठीक, तुमने ऑप्शन चूज़ किया ए, जो कि है कि मिस्टर एक्स जो है रेलवे अथॉरिटीज़ को जो भी लॉस हुआ उसके लिए स्यू कर सकता है। पॉइंट इज, तुम्हें अपने मन से कुछ नहीं सोचना जब तुम लीगल का पैसेज करोगे कि यार सही है या गलत है। ऐसा कोई भी रूल नहीं लिखा था कि अगर तुम्हारी चोरी होती तो तुम मेरे को स्यू कर सकते हो, ठीक है, तो नन ऑफ द अबव लगा देना। अपने मन से कोई भी एजम्पशन ऑफ फैक्ट नहीं करना है, इवन अगर उसमें रूल में लिखा हुआ है, सी वाला, Mr. X cannot sue the railway authorities because there was no infringement of legal right and mere fact that the loss was caused does not give to a cause of action। देखो, तुम्हारा जो पैसेज होगा लंबा सा, उसमें लिखा होना चाहिए कि अगर किसी का पर्स या समथिंग चोरी होता है तो उसका, इसका मतलब है कि उसका लीगल राइट नहीं है। अगर मैंने तुमसे पूछा कि तुम हाउ कैन यू से, तुमने मेरा वो स्टेटमेंट पढ़ा कि रेलवे अथॉरिटीज़ ने सिर्फ इतना अलाउ किया था कि ट्रेन में कोई भी आ सकता है, ठीक, तुम उसके बेसिस पे ये कैसे बोल सकते हो कि उसका लीगल राइट नहीं इन्फ्रिंज हुआ? तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ब्लैंक हो, तुम्हें टॉर्ट्स क्राइम कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से पढ़ा रहे हैं ताकि बाय चांस कोई पैसेज आ गया विस्कैरियस लाइबिलिटी पे, तुम्हें पूरा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि तुम्हें एसेंशियल्स पहले से पता है कि रिलेशनशिप होनी चाहिए, टॉर्ट कमिट होना चाहिए, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, तुम्हें पहले से पता है, 3 ही कंडीशन होती, 3 तुमने कर ली। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ रहा है तो तुम सोचो कि इसमें तुमने, लाइक तुम्हें अपने आप को बताना है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। बेसिकली होता है ना कि एक लॉ है कि अगर तुमने एक पर्टिकुलर आदमी का रेप किया है तो तुम्हें 20 ईयर्स की सज़ा होगी। रूल प्रॉपर डिफाइन किया जाएगा उस पैसेज में कि रेप में ये सब इंक्लूडेड है। कंडीशंस देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो समझ में आया ना कि पैसेज में कहीं नहीं लिखा था कि लीगल राइट कब इन्फ्रिंज होता है कब नहीं होता है। ना पैसेज में ये मेंशन था कि, पैसेज में ये भी मेंशन नहीं था कि आप गवर्नमेंट को स्यू कर सकते हो अगर आपकी पॉकेट चोरी होती है। तो नन ऑफ द अबव। सेकेंड वाला, सेकेंड का बी, बी सेकेंड, ए क्या, मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर तुम्हारे नौकर
एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे भी कुछ गलत करें तो तुम्हारा जो मास्टर है या जो बॉस है वो रिस्पॉन्सिबल है। फैक्ट्स ये थे, संजय एक ड्राइवर था जो कि इधर उधर समथिंग समथिंग काम कर रहा था। उसके मैनेजर ने उससे कहा कि कस्टमर को एयरपोर्ट पे जाके छोड़ दो जितना जल्दी पॉसिबल हो। जब वो एयरपोर्ट से वापस आ रहा था उसने देखा कि उसकी फियांसी रूहीना बस पे वेट कर रही है अपने घर जाने के लिए। उसने कहा कि ठीक है मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि घर ऑफिस के पास में था। ठीक है, वो बॉस की कार में आ गई एंड फिर संजय ने सही से ड्राइव नहीं किया जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। रूहीना जो थी वो कार से गिर गई, उसके बहुत चोट लगी। अब वो बॉस से पैसे मांग रही है उसकी बीवी। समझ में आया केस क्या है? ठीक है, तुमने ऑप्शन चूज किया कि ब्रूक बॉन्ड एंड को शैल बी लाइबल बिकॉज संजय वॉज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब यही है जो तुमसे बोला गया तुम्हें वो करना है। ठीक, उसको ये काम था कि तुम्हें बस उस कस्टमर को जाके छोड़ना है और लाना है। तुम बीच में रुक के अपनी बीवी को बिठा रहे हो, फियांसे को बिठा रहे हो, ये तो बॉस ने नहीं कहा था। यहीं पे तुम्हारा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की चेन टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी पेट्रोल पंप पे स्टेशन पे गया है, पेट्रोल भरा रहा है, वहां रुक के वो सिगरेट पीता है और तुम्हारी पूरी बाइक फूक गई, अभी भी तुम नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पे तुमने सिगरेट पीना स्टार्ट किया वहाँ पे तुम्हारा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टूट गया। तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रिक्टली वही रखना कि जो बोला गया उसको वही करना है। बीच में क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है ऐसे, तो फिर वो कल को किसी का मर्डर भी कर दे तब भी तुम बोल दो कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कार्ड से आ रहा था उसने किसी को ठोक दिया, ऐसा नहीं होता। विस्कैरियस लाइबिलिटी की तुम लोग को इंग्रेडिएंट्स पता है ना? एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केसेस थोड़ा सा डिस्कस कर लें, कभी कभी जो केस होता है एग्जैक्टली वही आ जाता है। केस रहने दो। प्रिंसिपल और एजेंट पता है? बस इतना देख लेना इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर मान लो कल को पैसेज आता है, तुम्हें पता है कि विस्कैरियस लाइफ, एसी ऑन है क्या गाइस? एसी तेज कर दो प्लीज थोड़ा सा, मतलब गर्मा गर्मी लग रही है। ठीक है, विस्क या फिर वेंट्स कर दो मेरी तरफ। ठीक, विस्कैरियस लाइबिलिटी में एक तो तुम्हें ये प्रूफ करना होगा पहला कि उनके बीच में या तो एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या तो वो पार्टनर्स हैं। एक कंडीशन होती है जिसमें विस्कैरियस लाइबिलिटी नहीं अप्लाई होती है। पार्टनर मतलब इन द सेंस कि मान लो एक बड़ी सी कंपनी है, 50% शेयर्स मेरे हैं, 50% शेयर्स तेरे हैं, मेरे कंपनी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ, ठीक, और मेरी कंपनी में वो काम परफॉर्म नहीं किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर आपकी कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, तो दोनों लोग पे करेंगे क्योंकि कंपनी दोनों की थी। ठीक है, पॉइंट बस इतना है कि एक कंडीशन होती है इसमें विस्कैरियस लाइबिलिटी नहीं लगती है। वो कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कि अगर तुमने ओला राइड बुक करी है, अब अगर ओला जो कैब ड्राइवर है, अब अगर उसने किसी को ठोका, तुम पे कुछ नहीं आता कि तुम पे करोगे किसने किसको ठोका, तुम सिंपली निकल सकते हो। अगर तुम्हारा प्रॉपर पर्सनल ड्राइवर है, उसने अगर किसी को ठोका, तुम्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद दो, अगर मेरे को बताना है कि हाँ मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, तुम्हें दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। एक होता है हायर एंड फायर टेस्ट, क्या तुम मेरे को हायर कर सकते हो? तुमने मेरे को नौकरी में रखा, तुम मेरे को पैसे पे कर रहे हो, क्या तुम मुझे हटा सकते हो नौकरी से? हाँ, हटा सकते हो। उसके बाद एक होता है सुपरविजन, तुम पूरा कंट्रोल करोगे मेरे एक्शंस कैसे हैं, तुम ये भी कंट्रोल करोगे मेरे को किस रास्ते से जाना है। अगर मैंने ओला कैब अभी बुक करी है, मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि मेरे को एग्जैक्टली इस रास्ते से जाना है, या तुम यहाँ पे रुकोगे क्योंकि मेरे को शॉपिंग करनी है थोड़ी सी, या फिर तुम मेरा, कभी कभी हम ड्राइवर्स को और भी काम देते हैं क्योंकि हमारे सर्वेंट होते हैं, बट हम ओला ड्राइवर से अपना काम नहीं करवा सकते कि जो मिठाई लेके आओ बीच में रुक के, नहीं करवा सकते। तो यहीं पे टूट जाता है कि तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। तो जब भी मैं बोलूँ कि अगर ओला वाला तुम्हारा सर्वेंट नहीं है,
तो कभी कभी जो तुम्हारे ऑप्शंस होते हैं उनमें दो ऑप्शन सही हो, लाइक तुम्हें दो तुमने एलिमिनेट कर लिया है, दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा होता है। तो जब भी कुछ एनालाइज करना, देखना कि तुम बाहर से अपना कोई भी व्यू नहीं लगा रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला कौन सा क्या है? बाकी सही? ए, पक्का पक्का बताओ। बी, बी, ए, ए सही है। अब पढ़ो। न्यूसेंस एज अ टॉट सिविल रॉन्ग means an unlawful entrance with a person's use of enjoyment of land or some right over on। बेसिकली न्यूसेंस इस वजह से बनाया, तुम्हारा घर है, कोई सामने से थूक के चला जाता है, कुछ ऐसे नेबर्स होते हैं जो अपना कूड़ा हमारे घर के सामने रख के चले जाते हैं। अब तुम उनको जेल में नहीं बंद करा सकते। मैक्स तुम करवा सकते हो कि मेरे घर की दीवार पेंट करो और मेरा जो सर दर्द हुआ उसको तुम पे करो। इस वजह से न्यूसेंस बनाया गया। ठीक है, फैक्ट्स पढ़ते हैं। अनियंस की स्केर्सिटी हो गई थी, तो जो डिफेंडेंट, डिफेंडेंट पता है ना, डिफेंडेंट के सिनोनिम्स बता दो थोड़े से जो इसमें यूज़ होते हैं, क्योंकि वो हमेशा डिफेंडेंट यूज़ नहीं करेंगे, वो कभी कभी टॉट फीसर वर्ड यूज़ करते हैं। टॉट फीसर अगर आया क्वेश्चन में तो वो डिफेंडेंट ही होता है। वो कभी कभी क्लैट में कंफ्यूज करने के लिए वो प्लेंटिव और डिफेंडेंट नहीं लिखेंगे, वो डिफेंडेंट की जगह टॉट फीसर लिख देंगे और वहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ। टॉट फीसर इज इक्वल टू डिफेंडेंट। ठीक है, एक प्लेंटिव होता है, प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर होगा। ठीक है, इसमें यही हुआ कि स्केर्सिटी हो गई थी अनियंस की। लोग डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट कंप्लेन लिखाया उसके शॉप पे लोग लाइन से वेट कर रहे थे। जो डिफेंडेंट था जिसके पास शॉप थी, जिसके सामने लोग लाइन में थे, उसके पास लाइसेंस था कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेच सकता है, और वो सिर्फ एक राशन कार्ड पे 1 kg बेचता था। ठीक है, जो लाइन लगती थी वो हाईवे तक लग जाती थी कभी कभी, मे भी उसकी शॉप थोड़ा रोड के पास होगी। क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगती थी तो जो आसपास की नेबरिंग शॉप्स थे उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तुमने वो वाला सुना होगा, अरे वो रील्स पे आते हैं पंजाब में, पिज़्ज़ा बेचते हैं, समथिंग समथिंग। हाँ, उनके साथ भी यही हुआ था कि शॉप्स पे भीड़ थी, स्टॉल्स लगाते तो उन्हें लेना पड़ गया। एनीवे, नेबरिंग शॉपकीपर्स ब्रॉट एन एक्शन फॉर न्यूसेंस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। सो द, ठीक है, तुमने किया कि डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल फॉर न्यूसेंस, इसने बोला डिफेंडेंट इज लाइबल फॉर न्यूसेंस। अब मेरे को बताओ तुम्हारा बी वाला रीजन क्या था? तुमने बोला वो डिफेंडेंट लाइबल नहीं है, बट क्यों नहीं है? नहीं नहीं, क्या क्या? नहीं बताओ, जितना बात करोगे उतना आंसर याद रहता है, तो वहाँ जाके कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि तुम फ्लैट देने से पहले इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे, सब मैसअप हो जाता है। ठीक है, न्यूसेंस के इंग्रेडिएंट्स बता दो ज़रा तुम लोग। नेसेसरी कंडीशंस कि मतलब कुछ कंडीशंस होती है ना जो तुमने रटी नहीं है अभी तक। जैसे कुछ होता है ना, सिर्फ फिस्कैलिटी लायबिलिटी में 3 चीज़ें हैं। रिलेशनशिप वैसी वाली होनी चाहिए, टॉट कमिट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि अच्छा काम कर तुम ज़बरदस्ती का लगा रहे हो, और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 3 कंडीशन हुई। तो न्यूसेंस का क्या है बताओ ना, मैं करा दूंगी, दिक्कत नहीं है। देखो, एलिमेंट्स ये हैं। पहला ये है न्यूसेंस का, तुम लोग अपने जो नोट्स हैं उन्हें थोड़ा कंपैक्ट करो। एक पेज पे टॉट्स के नोट्स आ जाने चाहिए। एक पेज मतलब एक पेज। न्यूसेंस, 3 कंडीशंस, एक्सेप्शंस। ताकि तो तुम्हारा लास्ट मोमेंट है, तुम्हें इतना पढ़ना पड़ेगा, तुम सब पेजेस ऐसे ऐसे नहीं देख सकते। ट्राई की थ्योरी हो ही ना तुम्हारे नोट्स में। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगी। एक पेज पे टॉट्स का आ गया, एक पेज पे प्राइम। कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे को बहुत टफ लगता था, मेरे को नहीं समझ में आता था, मेरे को बहुत टाइम लगा था। टॉट्स तो हो जाता है। एनीवे, न्यूसेंस में ये है, पहला कंडीशन ये है कि एक अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होना चाहिए। तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तुम्हारी दुकान पे ज़बरदस्ती के सामने लाइन लगी है, तुम्हें भी कल को शॉपिंग करने जाना होगा, तुम वहाँ पे नहीं जाओगे जहाँ पे ट्रैफिक होगा, यहाँ पे भीड़ होगी।
तुम सोचा कि मैं आगे कहीं रुक जाऊंगा, इधर नहीं रुकूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ लगी है। तो एक इंटरफेरेंस तो हो रही है, ए चेक। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, ठीक है, तो मैंने समझ में आया कि लाइन ही तो लगी थी, तो कौन सा अनरीजनेबल इंटरफेरेंस हुआ तुम्हारा, यहाँ पे थोड़ा डाइसी है, ठीक है। सेकंड होता है इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। पहली बात तो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं तुम्हारे काम में। दूसरी बात ये कि तुम्हारा कौन से काम में इंटरफेयर कर रहे हैं ताकि तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे हो सकता है कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस होता है, यहीं पे अगर ट्रैफिक लगा हुआ है नॉर्मल लोगों का, अगर ये कल को सेलिब्रिटीज की लाइन लगी होती तो लोग तुम्हारे शॉप में और आते, तब तो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा था, तब तुम नहीं लगा सकते न्यूसेंस का। थर्ड ये है कि तुम्हारा लीगल डैमेज तो होता ही है, एक्चुअल डैमेज भी होना चाहिए। इंजूरिया साइन डैमनो पढ़ा होगा, डैमनम साइन इंजूरिया पढ़ा होगा, उसमें यही है कि तुम्हारा अगर एक्चुअल डैमेज होता है, लीगल डैमेज नहीं भी होता है। फिर से रिवाइज करा दो, क्या नहीं आ रहा समझ में? एश बाय वर्सेस वाइट पढ़ा है, केसेस पढ़े ना साथ साथ, ठीक है। मैं बता रही हूँ, एश है ना, को भी लग रहा है। कुछ वर्ड्स हैं, ये बता दो पता है कि नहीं। इरेजर नहीं है, ये वर्ड्स पढ़े हैं? बताओ बताओ। ये 3 वर्ड हैं, अगर ये तुम्हारे पैराग्राफ में आया तुम्हें मीनिंग समझने में लगेगा टाइम। कुछ वर्ड्स है बस टॉट में जो पता होने चाहिए। इन तीनों में से कोई भी वर्ड पता है? ये पता होना चाहिए। माल फीसेंस मतलब देखो, जो फीसेंस है इसका मतलब होता है कि तुमने कोई गलत काम किया है, ठीक है। माल फीसेंस तब होता है जब तुमने कोई गलत काम किया हो, जैसे तुमने किसी की दीवार पे थूक दिया, वो जो एक्ट होगा वो होगा माल फीसेंस। एक होता है, सॉरी, हाँ ठीक है, एक होता है मिस फीसेंस। तुमने तुम्हें बाइक चलाने का काम दिया है, तुमने बाइक चलाते हुए हेलमेट पहना हुआ है, अच्छा काम किया है, बट तुमने ओवर स्पीडिंग कर दी। तुमने एक काम सही किया बट उस काम को करते करते तुमने 2-3 गलत तरीके से काम कर दिए, ये वो होता है मिसफीसेंस। इन द डिफरेंस ये है कि माल फीसेंस तो तुमने पूरा ही गलत काम किया, तुम्हें वैसे भी थूकना नहीं अलाउड है। अब तुम बोलो कि मेरी थूक में कोई कलर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तुम थूक ही नहीं सकते हो, तो वो पूरा गलत काम है, सेंस हुआ। मिस फीसेंस में तुम थोड़ा सही काम करते हो, तुमने बाइक चला रहे थे, एडल्ट हो ठीक है, हेलमेट पहना ठीक है, ओवर स्पीडिंग क्यों करी? या अगर लेफ्ट पे चलना, किस पे चलना होता है, लेफ्ट पे चल रहा होता है, तुम राइट पे चल रहे थे, जो भी होता है वो मिसफीसेंस होता है। नॉन फीसेंस कब होता है कि जब तुम्हें कोई काम करना चाहिए था, कोई सामने देखे तो ब्रेक लगाना चाहिए था, तुमने नहीं लगाया। जब कोई काम करना चाहिए था, रेड लाइट देख के ब्रेक लगाना चाहिए, तो तुमने नहीं लगाया, वो हुआ नॉन फीसेंस। जब तुमने पूरा ही कोई टोटल गलत काम किया है, वो हुआ माल फीसेंस। तुम एक काम कर रहे थे, उस काम को तुमने गलत तरीके से किया, तुम बाइक चला रहे थे, तुम्हारे पास हेलमेट था, तुम सही चला रहे थे, बट तुमने ओवर स्पीडिंग कर दी। तुम्हें कोई चीज़ करनी चाहिए थी, तुम्हें नहीं करी, हाँ कर सकते हो। ये वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, देखो इंटरलिंकिंग तो है तीनों में, थोड़ा थोड़ा होगा। कभी कभी क्या होता है, ये ऑप्शंस में डायरेक्टली वर्ड दे देते हैं और तुम्हें पैसेज में मीनिंग नहीं बताएंगे, वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तुम्हें ये तो पता है कि देखो थ्योरी जानने का कोई मतलब नहीं है कि टॉट कहाँ से आया, टॉट का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है। अ, ये बता दो इसमें डिफरेंस क्या है। तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को याद है क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया था, कोई पॉइंट नहीं है याद करने का। इन दोनों में डिफरेंस बता दो, ये बताना ये क्या है। हाँ, तुम तो बीटेक का पढ़ रहे थे।
अच्छा ठीक है, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। एक सेकेंड रुको, ये बता दो। हाँ बोलो, एक्चुअल डैमेज। देखो, इसका मतलब होता है विदाउट, ठीक, विदाउट डैमेज। ऐसे समझ लो कि इंजरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बस इतना है कि मान लो मैंने गीले हाथ, लाइक मैंने हैंड वॉश किया, तुम्हारी टी शर्ट पे टच कर दिया, तुम्हारा कोई डैमेज वैमेज नहीं हुआ है सच कि तुम बह गए हो या फिर मतलब मरी गए हो ऐसा कुछ भी, बट आई एम नॉट सपोज टू टच यू। ठीक है, तुम्हारी बॉडी इंटीग्रिटी है, तो आर्टिकल 21 होता है, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो भी होता है, वो इन्फ्रिंज हुआ तो मेरे अगेंस्ट कर सकते हो केस वगैरह, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी टी शर्ट का, ऐसा वगैरह ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। तो वो हो गया यहाँ पे इंजूरिया साइन डैमनो, ये एक्शनेबल है, मतलब इसमें तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है ये डैमनम साइन इंजूरिया, मतलब जो भी है, इसका मतलब ये कि तुम्हें लॉस बहुत हो गया बट तुम्हारी कोई लीगल, तुम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि तुम्हारी कोई लीगल इंजरी हुई हो। इसमें केस इंपॉर्टेंट है, केस जैसा है वैसे ही आता है, तो थोड़ा सा केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक ग्रामर स्कूल वाला केस था, ऐसे ओरली पढ़ लेते हैं। एक स्कूल में बड़ी अच्छी टीचर थी, तो जो स्कूल का ओनर था उसको बहुत प्रॉफिट होता था क्योंकि बच्चे उस टीचर की वजह से आते थे। टीचर के बाद पता चल गई, टीचर ने इस नेबर में एक नया स्कूल खोल लिया, बच्चे वहाँ जाने लगे, जाने ही लगे तो पुराने वाले स्कूल के ओनर को लॉस हुआ। उसने लगाया कि इसने देखो स्कूल खोल दिया वहाँ पे, बच्चे मेरे यहाँ नहीं आ रहे, मेरे को डैमेज हुआ, और इसने जानबूझ के नेबर में स्कूल खोला ताकि मेरे को डैमेज हो। उसका ये था कि टीचर को मेरे से खुन्नस है, ये पॉइंट था ओवरऑल। कोर्ट ने ये बोला खुन्नस हो या ना हो, तुम्हें डैमेज हुआ, ऑब्वियसली अगर बच्चे की फीस कितनी होती है, बट लीगल इंजरी क्या हुई, क्योंकि राइट टू फॉलो योर ऑक्यूपेशन फंडामेंटल राइट है। अगर वो टीचर तुम्हारे बगल में भी स्कूल खोलेगी कल को तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में से कौन सा क्रॉस लगेगा? सेकंड वाला ना। कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये अच्छे अच्छे लोगों को हुआ है कि मत मेरे को आता है, ऑप्शंस देखा, टिक टिक टिक, ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। दूसरा एक केस था उषा बेन वाला, एक मंदिर था। देखो मैं केसेस ओरली बता रही हूँ क्योंकि वो ऐसे ही देते हैं, ओरली में बोलते हैं तुम्हें याद भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। एक मंदिर था, उसने एक संतोषी माता समथिंग फिल्म दिखाई। उस फिल्म में ये दिखा रहे थे कि कुछ लक्ष्मी माता एंड पार्वती माता, भगवान वट एवर गॉडेस से थी, और वो लड़ रही थी आपस में, जेलस थी। एक औरत थी उषा बेन, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसने केस लगाया कि देखो तुम ऐसे कैसे भगवान वगैरह को दिखा सकते हो कि वो जेलस हो रहे हैं आपस में, मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, तो पूरी मूवी को दिखाना बंद कर देना चाहिए। दे हेल्ड, जज लाइक कोर्ट ने बोला दैट, पहली बात राइट टू एक्सप्रेशन होता है फंडामेंटल राइट, राइट, तुम अपना जो तुम एक्सप्रेस कर रहे हो तुम करो, तो वो मूवी एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। और गॉडेसेस आपस में जेलस हो भी सकती है, नहीं भी हो, वो भी इंडिपेंडेंट हुआ उनका, ठीक है। पॉइंट इज तुम्हारी लीगल इंजरी कौन सी हुई, फीलिंग्स हर्ट हो गई, समझ में आता है, लीगल इंजरी कौन सी तुम्हारी हर्ट हो रही है, राइट। तो भी उन्होंने बोला कि ये वो मूवी दिखा सकते हैं, आपको नहीं देखना मत देखो, आपके साथ जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे कि आपको देखनी पड़ेगी मूवी, ठीक है। सेम केस एक था अजय गौतम वाला, वो पीके वाली मूवी के साथ हुआ था। कोर्ट ने तब भी ये बोला कि आपको देखनी है देखो, नहीं देखनी है मत देखो, मैटर नहीं करता। इसमें दो चीज़ें थी, एक राइट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट टू फॉलो योर रिलीजन समथिंग है, रिलीजन वाला है समथिंग, एक फंडामेंटल राइट है, पढ़ा होगा, आर्टिकल 5 है, सही है। फंडामेंटल राइट याद कर लेना प्लीज़, साथ है ना, याद कर लेना अच्छे से, प्रॉपर अच्छे से कह रही हूँ। अच्छा तुमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किया नहीं है ना अभी तक, तब भी याद कर लो पहले से, कर लो, ये कर लो, ये कर लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिप, क्योंकि ये उसमें भी आता है, करंट अफेयर्स में आएगा तो नहीं, इतना इजी नहीं देंगे, वो याद कर लो। एसडीजीज याद कर लेना सारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूएन वाले, करंट अफेयर का बता रही हूँ, याद करें ना सारे, 30 होते हैं ना, कितने होते हैं, ये बहुत बेसिक्स हैं जीके के। तुमने जब जीके स्टार्ट किया होगा तुम्हें सर ने बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस याद कराए होंगे, यूएन के, नहीं याद कराए?
बताया था तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताए होंगे अगर तुम लोग मॉक अच्छे से कर रहे हो। नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं था तो तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं पता, पता होना चाहिए तो। 30 नहीं होते, हर साल का नहीं होता है। यूएन ने बताया था 2030 तक उसे कुछ गोल्स अचीव करने हैं जैसे तैसे। ठीक है, क्लास करवाई थी तो याद बना देना, क्लास में याद करना होता है, कोई बात नहीं, ठीक है वापस उस पर आते हैं। मैं क्या कह रही थी, एक सेकेंड, मैं ये कह रही थी, हाँ मैं पीके वाला केस बता रही थी, उसमें ये उन्होंने बोला एक कोई लॉ कहता होगा कि आप किसी भगवान का मजाक नहीं उड़ा सकते, आपको अपना रिलीजन फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट अगर आप किसी के भगवान का मजाक उड़ा रहे हो, किसी के रिलीजन पे कोई कमेंट वगैरह कर रहे हो, और ये मूवी तो बहुत बड़े स्केल पे कर रही थी, तो ये मूवी नहीं भी आ सकती है। इनका पॉइंट ये था कि उस मूवी में किसी भगवान का मजाक उड़ाया नहीं था, उन्होंने वो जो साधु एंड ऑल होते हैं उन लोगों का मजाक उड़ाया था, इस वजह से वो हो गया था, तो रीजन में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट केस है। रॉन्ग डूअर भी यही होता है, कभी कभी वो लोग टॉर्ट फीसर की जगह रॉन्ग डूअर लिख देते हैं, ये तो पता ही होगा, जिसने गलत किया है वही डिफेंडेंट होगा। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे थे, अ, ठीक है, डिफेंस पे आते हैं, आप टॉर्ट्स में कौन से डिफेंसेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं लिख रही हूँ तो बता दो क्या है इसका मतलब। इसका मतलब बता दो, इट्स लाइक वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, मतलब बताओ। वो कैप करी है ना इंग्लिश में, नहीं करी कोई बात नहीं, ठीक है। इंजूरिया से वर्ड तो समझ में आ रहा होगा, इंजरी, ठीक है। वॉलेंटी से एक वर्ड याद आ रहा है, वॉलेंट्री, इसका मतलब बताओ क्या होता है। वॉलेंट्री मतलब होता है जब आप कोई चीज़ जानबूझ के करते हो। ठीक, किसी को झापड़ मारा, तुमसे जज पूछा कि वॉज इट वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री होता है, हाँ, तुमने बोला सर वॉलेंट्री था, जानबूझ के किया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में आता है। तो वॉलेंट्री मतलब तुमने कोई चीज़ जानबूझ के करी। इसमें क्या होता है, तुम बोलोगे कि देखो ऐसा है, ये मान लो बॉक्सिंग वाला इसमें एग्जाम्पल होता है कि तुम बॉक्सिंग करने आए, तुम्हें घूसा पड़ा, तुमने कैसे मेरे को घूसा मारा, मेरे को चोट लग गया, वो बोलेगा कि वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरी आता है, वॉलेंट्रीली जानबूझ के खेलने आया, तब इसको इंजरी हुई है। तो अब जब वो खुद से अपनी मर्जी से आया है तो मैं क्यों लायबल हूँ। जैसे कि तुमने पैराग्लाइडिंग के लिए डाल दिया, राफ्टिंग के लिए डाल दिया, या मान लो तुम दिलजीत दोसांझ के स्टेडियम पे चले गए, सॉरी जो परफॉर्मेंस होना है वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तुम्हें घुटन होने लगी, तुम बेहोश हो गए। ठीक, अब तुम स्टेडियम वालों के अगेंस्ट ये नहीं कर सकते कि इन्होंने भीड़ कंट्रोल में नहीं करी, मैं इनकी वजह से बेहोश हो गया, क्योंकि ये बहुत कॉमन है कि स्टेडियम में भीड़ होगी। ठीक है, तुम कल को क्रिकेट मैच देखने लगे, क्रिकेटर ने बॉल हिट करी, तुम्हारे सर पे बॉल लग गई, अभी भी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया लगेगा, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से आए और ये बहुत नॉर्मल है कि तुम्हारे पे बॉल आ सकती थी। ठीक है, तुम बैटिंग करे हो, तुमने हेलमेट नहीं पहना है, तुम्हारे आइस पे बॉल लग गई, तब भी तुम बॉलर को नहीं बोलोगे कि इसने मेरे आंखों पे मारा, क्योंकि मारा भी तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हेलमेट पहनो। ठीक है, तो ये एक डिफेंस होता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसके कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि जो कंसेंट इसमें एक होती है, मतलब ए होता है कि कंसेंट तुम्हें देनी पड़ेगी। जैसे कि जब तुम पैराग्लाइडिंग ये वो देखी होगी, जिंदगी या ना मिलेगी दोबारा, देखी होगी तो देखी होगी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, उसमें साइन कराते हैं डॉक्यूमेंट में, क्या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, कर कोई मर वर जाते हो तो हमारी गलती नहीं है। ठीक है, तो एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लगेगी कि कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट भी कैसी होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारे सर पे गोली रख के साइन करवा रही हूँ, तुम्हें राफ्टिंग करनी है साइन करो, तो वो कंसेंट नहीं हुई। अब अगर मैं तुम्हारे सर पे गोली रखी है, हाँ, हाँ अपने मन से होनी चाहिए, फ्रॉड में भी नहीं होनी चाहिए, कि मैं तुमसे बता रही हूँ कि मैं तुम्हें कुछ बेच वेच रही हूँ और मैं तुमसे साइन करा रही हूँ पैराग्लाइडिंग का,
तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या साइन कर रहे हो। बेसिकली ऑपरेशंस में होता है, सर्जरीज वगैरह में होता है। डॉक्टर अगर कोई बहुत सीरियस ऑपरेशन है, तो मैं कैंसर का ऑपरेशन करा रही हूँ, तुम गंजे हो सकते हो, मैं तुम्हें नहीं बताया। तो जो वो क्लॉज होते हैं तो लिखा होता है कि आपका हेयर लॉस हो सकता है क्या, तब भी आप सर्जरी कराने को रेडी हो। प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती हैं कभी कभी। तुमने उर्फी जावेद को जानते हो? उसका अमेजोन में एक सीरीज आई है, फॉलो कर लो। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता होगा, मैं नहीं पढ़ रही, तो मेरे को पता है। तो उसमें उसको साइन करवाने को बोलते हैं कि आपको जो सर्जरी वगैरह करानी है, आपको साइन करना पड़ेगा कि आपने कंसेंट से करा रही हो, ये वो हो जाएगा। उसने नहीं करी, क्योंकि सर्ज इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम 2-3 केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। एनीवे कंसेंट होनी चाहिए। पहले समझ लो कि अगर मेरे को बताना है कि तुम अपनी मर्जी से आए हो, तो मैं बताना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारी मर्जी थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि फ्रॉड ब्रॉड से बता दिया हो, ठीक है। सेकेंड चीज, दिख रहा है कि पूरा बोर्ड कैसे क्लीन होता है, मेरे को बता दो। नेक्स्ट आ सकती है स्क्रीन? नहीं समझ में आ रहा। स्विच न्यू, वो आ गया, ठीक है। हाँ आ रहा है। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया था, इसमें हमने पहले इंग्रेडिएंट पढ़ा। बस ऐसे ही तुम्हें नोट्स भी बनाने होंगे कि कंसेंट, ठीक है, कंसेंट होनी चाहिए और कंसेंट तुम्हारी फ्री होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड इसमें तुम्हारा है कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो ये इनफ नहीं है, मतलब ये होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। मतलब मैं तुमसे, अगर तुमने साइन नहीं किया डॉक्यूमेंट, ठीक है, कुछ ऐसे देखो, एक तो बहुत अगर रेप्यूटेड कंपनी तुम्हें पैराग्लाइडिंग करा रही है, वो तुमसे साइन कराएगी। कुछ छोटे मोटे लोग साइड में होते हैं, ब्लैक वाला बिजनेस कमाना होता है, तुमसे डॉक्यूमेंट साइन नहीं कराएंगे, ठीक है। और वो ये बोल सकते हैं कि तुम्हें पता तो था ना कि ऐसा ही होगा, है ना। कि मान लो तुम्हारी सर्जरी हो रही है, वही मान लो, और उन्होंने क्लॉज में नहीं लिखा था कि तुम गंजे हो जाओगे, तुम्हारी सर्जरी हुई, तुम गंजे हो गए, तुमने कहा मैं गंजे कैसे हो गई, ठीक। तो वो तुमसे बोलेंगे कि तुम्हें नॉलेज तो थी ना कि तो आप गंजे हो सकते हो सर्जरी से। मेयर नॉलेज इज़ नॉट इनफ, कंसेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि उसने कंसेंट नहीं दी, उसने कोई साइन वाइन नहीं किया, बस पता है यार उसमें लिखा था कि यू न्यू दैट थिंग, आपको पता था पहले से, ये नहीं चलता, ठीक है। क्या होता है, तुम इवन स्टेडियम के टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हो, आई थिंक कॉन्सर्ट या क्रिकेट वाले भी, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है वी आर नॉट लाइबल, अगर आपको कोई सामान होता है या आपको क्राउड होगा, लिख देते हैं कि इट इज़ एडवाइजेबल कि जो प्रेग्नेंट वेमेन है वो ना आए मैच देखने, वो सब लिखा रहता है। इवन जो जेनेश्वर में डायनासोर पार्क है अभी खुला है, उसके बाहर भी लिखे हुए कंडीशंस कि आप अगर प्रेग्नेंट हो, अगर आपके कान बहुत सेंसिटिव है, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो आप मत आओ, ठीक है। तो लिख देते हैं कि आपको नहीं आना। तो बेसिकली ये कि अब उन्होंने नहीं लिखा होता, कोई औरत मर गई, अब वो तुमसे बोलेंगे होनी चाहिए कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो नहीं आना चाहिए, ये गलत बात है, आप वो नहीं कर सकते। थर्ड एक ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉलो करनी पड़ेगी। लिख दूं? इसका मतलब ये है कि मान लो मैं तुमसे साइन करा दिया पैराग्लाइडिंग का, और ऊपर से मेरी रोप ही टूट गई, या फिर नहीं, पैराग्लाइडिंग बंजी जंपिंग करा रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है, और मैंने तुमसे साइन करा रखा है कि तुम मरवर जाओगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट तब भी मैंने अपने तरफ से कोई प्रिकॉशंस नहीं करे। बेसिकली एक नेट होता है नीचे, अगर कोई गिर जाएगा तो उस पर ही गिरेगा, अपनी तरफ से प्रिकॉशंस तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं तुमको सी डाइविंग करा रही हूँ पानी के अंदर, तो एक जो मेरा जाता है लाइफ सपोर्टर वाला, कि अगर तुम्हारा गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन वाला, तो मेरे पास एक बैकअप रहेगा। उसमें भी वो लोग साइन करवाते हैं कि अगर आपको कल को कुछ शार्क वगैरह खा गए तो हमारी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। बट तब भी उन्हें प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे कि अगर कोई आ रही है तो वो साइन साइन दे देंगे कि वो आ रही, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। अगर उनके पार्ट पे कोई गलती हुई कि उनका गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर में मान लो कार्बन डाइऑक्साइड भरी थी, खाली था, या फिर शार्क आ रही थी, पता है वो लोग खाना वाना खा रहे थे, ठीक है, तब ये तुम नहीं बोल सकते हो कि उसकी मर्जी से हुआ। मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें बंजी जंपिंग करा रही, वो तुम्हें कंडीशंस में देंगे। क्वेश्चन ऐसा होगा, ए ने साइन किया, बंजी जंपिंग के लिए रेडी थी, वो आई जंपिंग करने, जंप करने आई, लेकिन जो वो कंपनी थी, उसके जो रोप्स थे, जो रस्सियाँ थी, वो 10 साल पुरानी थी, मेंटेन नहीं हुई थी, ठीक है। तो क्या जो डिफेंडेंट है वो ये वाला डिफेंस यूज़ कर सकता है? तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि हाँ उसने कंसेंट दी थी, उसे नॉलेज भी थी, तो वो लाइबल है। बी एक
कोई ऑप्शन होगा जिसमें वो बोलेंगे कि खराब रोप्स थी तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉलो नहीं हुई, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉलो नहीं हुई तो अब डिफेंडेंट ये पर्टिकुलर डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते, वो तुम्हारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बाकी दो तो बच्चे एलिमिनेट कर जाएंगे, बट जहाँ पे कंसेंट वाली बात आएगी कि उसने कंसेंट तो दी थी ना, वहाँ तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पैसेज वो बहुत बड़ा होता है और उसमें 1 2 3 करके कंडीशन देते नहीं है ना, तो तुम्हें कंडीशन ढूंढनी पड़ती है। हाई चांस है कि तुम्हें कंडीशन मिस कर जाओ, क्योंकि वॉलंटियर नॉन फिट इंजीनियर में बच्चे में आएगा कि कंसेंट होता है, तो वो हो सकता है कि कंडीशन मिस आउट कर जाओ, तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है। इस वजह से कंडीशन पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, एक केस था इससे रिलेटेड, समीरा कोहली वाला। वो औरत आती है, एक औरत थी, उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही थी एंड आई थिंक शी वाज अबव 40 की एज। ठीक है, वो एक कंसेंट अग्रीमेंट साइन करती है। एक होती है लैपेरोस्कोपी, जिसमें कैमरा आपके अंदर से फिर नीचे से प्रॉपर अंदर जाता है कि आपको दिखाता है कि यूट्रस में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, उसके लिए साइन करना होता है स्पेसिफिकली एक मैरिड वुमेन को, क्योंकि वो कैमरा होता है, कोई भी तुम्हारी चीज़ अंदर जा रही है तो तुम्हें वैसे भी साइन कराएंगे कि कुछ अंदर जा रहा है, थोड़ी सी साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, उसने वो साइन किया। उसको फिर बेहोश करा के उसके जो भी एनेस्थीसिया वगैरह हुआ, उसके कुछ प्रॉब्लम आई रिपोर्ट में कि हाँ से कुछ तो प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ने उसकी मम्मा से कंसेंट लिया, उसकी ओवरीज फैलोपियन ट्यूब सब हटा ही दिया। वो उठती है और कहती है कि मैंने तो कंसेंट सिर्फ कैमरा जाने का दिया था, जो लैप्रोस्कोपी होती है, तुमने मेरी कंसेंट नहीं ली ओवरीज हटाने के, कुछ भी हटाने के। उन्होंने कहा कि हमने आपकी मम्मा से कंसेंट लिया था, और वो तो टॉट से रिलेटेड नहीं है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली थी वो ये थी कि आपने कंसेंट तो दिया था। ठीक, उसमें उसने बोला कि कंसेंट किस चीज़ में दिया था। जज ने कहा कि उसने जो कंसेंट दिया था वो कैमरा के लिए दिया था। ठीक है, उसे बस लड़की को पता करना था कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं है। आपने खुद से प्रॉब्लम करेक्ट करने की कोशिश कर दी, वो चीज़ गलत है। आई डोंट थिंक सो ये आएगा, बट पता होना चाहिए। ओके, 3:30 तक है ना? सेकेंड कंडीशन होती है नेसेसिटी। ये पढ़ा है डिफेंस, समझ में आ रहा है ना? अगर प्रोडक्टिव नहीं लग रहा है तो बता सकते हो। नेसेसिटी मतलब होता है मजबूरी। ठीक, बेसिकली एक तरफ तुम्हारी बीवी मर रही थी, दूसरी तरफ एक रैंडम आदमी मर रहा था। ऑब्वियसली तुम्हारी बीवी तुम्हारी प्रायोरिटी होगी, तो तुमने उस सामने को ठोक दिया, तुम्हारी वाइफ को बचाना है। वहाँ पर तुम क्लेम कर सकते हो कि देखो नेसेसिटी थी, इन द सेंस कि अगर ये भी हो सकता है कि अगर मैं ब्रेक मारता तो पीछे वाली कार मेरे को ठोक देती। हाँ, वही है, ये नेसेसिटी होती है। ये तब एप्लीकेबल होती है कि अगर बताओगे, अगर तुम वो एक्शन करोगे या नहीं करोगे तो और बड़ा डैमेज हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग। ठीक है, कि सामने अगर बेसिकली था कि तुम्हें पता चल रहा है कि सामने से किसी का पेट एनिमल आ रहा है, मान लो डॉगी आ रहा है, पीछे से गाड़ी आ रही है, बहुत सब हाईवे बहुत सब स्पीड पे चल रहा है 100 किलोमीटर पे, और तुम्हें पता है तुमने अगर अचानक से किसी का पेट एनिमल बचाने तुम जाओगे, काम से पीछे वाला भी जाएगा। तुमने उस चक्कर में ठोक दिया उसके डॉगी को। अब वो डॉगी बहुत महंगा था, बहुत हाई फाई ब्रीड का था, वो आ गया केस लेके तुमने मेरे डॉगी को कैसे दिया, तो तुम बोलो देखो नेसेसिटी, हमारी जान ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो ये हो सकता है तब। उसमें फिर एक केस था, एक औरत थी, आई थिंक शी वाज 30, और वो मेंटली सिक थी, तो वो बच्चों की तरह बिहेव करती थी। एक ऋतिक रोशन की मूवी थी, इसमें वो थोड़ा सा मैच्योर था, उसका बच्चों वाला माइंड था, उसके वही वाला बीमारी थी। वो हॉस्पिटल में होती है और वो सेक्सुअली इंटीमेसी हो जाती है किसी पेशेंट के साथ, वो भी कुछ ऐसा ही था। पेरेंट्स को लगता है कि यार देखो ये तो वो बच्ची है, बट व्हाट इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट एंड ऑल, क्योंकि वो वैसे भी बच्ची है, वो तक कुछ कर भी नहीं पाएगी। उनका डिसीजन होता है कि देखो हमें इसको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, लड़के को नहीं कर सकते, बट उनकी लड़की वो तो कर सकते हैं। पॉइंट था कि लड़की तो 18+ है, उसकी परमिशन के बिना उसको कैसे स्टेरिलाइज कर सकते हैं, तो उन्होंने स्टेरिलाइज कर दिया। बाद में किसी ने कंप्लेन करी कि इन्होंने बताओ उसको स्टेरिलाइज कर दिया, उससे कंसेंट के अगेंस्ट है वो, तो पेरेंट्स ने कहा कि नेसेसिटी थी, वो ऐसा है कि उसका दिमाग ऐसा है कि वो अपने डिसीजन खुद ले नहीं सकती, नहीं करेंगे तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आएंगे क्योंकि उसका दिमाग वैसा है भी नहीं, तो वहाँ पे नेसेसिटी लगा था। थर्ड होता है एक्ट ऑफ गॉड। ये बताना
ये पढ़ा है? क्या होता है? हाँ ना, कि कोई केस याद है इससे रिलेटेड, अपने मन से बता सकते हैं एग्जाम्पल देके। हाँ। फिर हम डिफेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही है कि तुमने एक लेक बनाया, आर्टिफिशियल लेक बनाया, ठीक है, और आज तक 20 30 50 60 सालों में इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई थी। तुमने वैसे प्रिकॉशन ले रखे थे, बट तब भी बहुत गंदी वाली बारिश हो गई। लेक से पानी निकल गया और आसपास किसी की फील्ड्स थी, उसमें पानी चला गया। उसने केस लाया। तब इस आदमी ने कहा कि देखो ये एक्ट ऑफ गॉड है, कि आज तक जब 60 सालों में ऐसी बारिश हुई नहीं, कभी भी नहीं हुई, मान लो 100 सालों में नहीं हुई, ऐसी वाली बारिश थी, ऐसे में ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं भी कुछ कर पाता। तो जो डिफेंस लगेगा वो एक्ट ऑफ गॉड होगा, ठीक है। बस ये देखना कि ये नेचुरल होता है, अपनी मर्जी से नहीं कह दोगे कि, मतलब अगर मान लो तुमने बोल दिया कि कल को इस बिल्डिंग में आग लग जाती है और यहाँ पे कोई फायर अलार्म नहीं था, तुमने बोला भगवान की मर्जी थी, फायर अलार्म नहीं था, भगवान जो चाहे कर सकता है, ऐसा वाला नहीं होता है। प्रॉपर नेचुरल इवेंट होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि आज तक कभी नहीं हुआ। अगर मान लो नॉर्मल जो डेली बारिश हो रही होती, नहीं हो रही होती। अब अगर क्लैट के पैसेज को तुम्हें बताना है क्वेश्चंस में कि ये नॉर्मल बारिश थी, वो तुमसे ये नहीं लिखेंगे नॉर्मल रेनफॉल थी, यहाँ पे वो तुमको मैथ्स वाले लेवल देंगे कि ऐसे 120 mm ऑफ एजी बारिश होती थी, उस दिन 360 mm ऑफ बारिश हो गई, ठीक है। अगर लीगल के पैसेजेस में न्यूमेरिकल डेटा आ रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना उसको, ठीक है। और आगे वो कभी कभी नॉट लगा देते हैं, तो नॉट, अगर एन ओ टी नॉट वर्ड आ रहा है ऑप्शंस में भी, और अगर न्यूमेरिकल डेटा आ रहा है तो उसको स्क्रिबल करके अंडरलाइन करना कि तुम्हारे दिमाग में बस है कि हाँ यार नॉट लिखा है, इसको ध्यान से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है मिस्टेक। मिस्टेक टॉट्स में कोई डिफेंस नहीं है, ठीक है। अगर आ जाए कि गलती से हो गया तो ये कोई डिफेंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वैसे भी जेल में नहीं डाल रहे, तुम्हें बस पैसे देने हैं। तुम किसी के बच्चे को जब गलती से भी पेन से भोग दोगे, उसको तो इंजरी हो गई। हाँ। एक होता है प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर। ये तब होता है जब प्लेंटिव की खुद की गलती होती है। माई पॉइंट इज, इस पे एक बहुत लंबा सा लीगल मैक्सिम है, तुम लोगों को लीगल मैक्सिम याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी लिख दे रही हूँ। एक्सटर्पी, क्या है एक्सटर्पी, बहुत लंबा सा होता है और कौसा करके होता है। अगर तुम्हारे लीगल पैसेजेस में मैक्सिम्स आ रहे हैं, उसको देख के मत डरना। एक्सटर्पी मतलब यही होता है कि अगर तुम खुद ही कोई इलीगल काम कर रहे हो और कॉन्सिक्वेंसेस आ रही हैं, जैसे कि तुम ड्रग्स पेडलर हो, तुम ड्रग्स बेचते हो, इलीगल काम है, उसके चक्कर में तुम्हें कोई दो झापड़ मार के चला गया क्योंकि तुमने उसको फ्री में नहीं दिए, तुम्हारा तो हुआ ना नुकसान, तुमने तो झापड़ मार दिया, मान लो तुम्हारी ड्रग की फैक्ट्री में आग लगा दी किसी ने, तो ड्रग तो चलो वैसे भी नहीं हो गया, तो मान लो तुम, और बताओ कुछ इलीगल, मान लो तुम दारू बना रहे हो, दारू का लाइसेंस होता है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास फैक्ट्री है, तुम दारू बना रहे हो, और वहाँ पे कोई बदतमीजी में आके तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगा के चला गया, नुकसान तुम्हारा बहुत हुआ। तुम आए कि मैं भलो कर भी रहा था, लाइसेंस कितने का आ जाएगा, 1 2 लाख का आ जाएगा, मेरा 200 करोड़ का नुकसान हुआ है, ठीक। कोर्ट ये बोलेगा कि स्टार्टिंग से कोई लीगल एक्शन हो रहा था, तो हम लाइबल नहीं है। तो बेसिकली यही हुआ कि एक बाइक में कोई आदमी है, उसने हेलमेट वगैरह कुछ नहीं पहना है, चल रहे ओवर स्पीडिंग पे, ठीक। अगर मैं आके ठोक भी देती हूँ तो मेरे को कुछ नहीं पे करना उसे, क्योंकि ये तुम गलत स्पीड में चल रहे हो, रॉन्ग साइड पे चल रहे हो, हेलमेट भी नहीं पहना है। जब तुम खुद अपने पार्ट पे गलत है तो हमारी गलती नहीं है। ये कार के इंश्योरेंस में भी होता है, कराया होगा तुमने गाड़ी का इंश्योरेंस, वो देखेंगे, तुम्हें इनको प्रूव करना पड़ेगा कि तुम उस पॉइंट पे ड्रंक नहीं थे। अगर ये इंश्योरेंस वालों को पता चल गया कि तुम भंडों के कार चला रहे हो, वो तुमको नहीं देंगे गाड़ी का जो भी हार्म वगैरह होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लग जाता है प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, ठीक है। फिर एक होता है
नेग्लिजेंस हमने कर लिया था, नहीं किया है। नेग्लिजेंस बता दो थोड़ा थोड़ा, अगर आइडिया हो तो क्या होता है। हाँ ठीक है, और कंडीशंस। नेग्लिजेंस में तुम्हें पहला दिखाना होता है, तुमने लापरवाही करी, अब तुम रोड पे चल रहे हो, मतलब बेसिकली तुम्हें दिखाना पड़ता है कि हाँ तुम्हारी एक ड्यूटी ऑफ केयर थी उसके लिए। इसकी जो कंडीशन होती है वो ड्यूटी ऑफ केयर होता है। जैसे अगर तुम इस बंदे में बैठे हो, अब तुम उसको ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हो, ठीक है। अब तुम अगर साइड में मान लो उसको झापड़ वापड़ मार दिया तो तुम्हारी गलती है, मतलब तुम्हें उसका ख्याल भी नहीं रखना है। ड्यूटी ऑफ केयर इज मोर अबाउट, जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट का होता है, डॉक्टर एक सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं, जैसे नर्स वगैरह हो गई, थोड़ा सा तो ड्यूटी ऑफ केयर ओ करती है किसी भी बच्चे। फॉर एग्जाम्पल जो नया बच्चा आया, पैदा हो गया आई मीन हॉस्पिटल में, और वो आई डोंट नो इंजेक्शन वगैरह लगाने ले गई, इंजेक्शन गोद बच्चा हाथ में था, बच्चा गिर गया, फ्लोर पे ही गिर गया नर्स के हाथ से। वो बोलेगी मेरा बच्चा नहीं है, मैं क्यों देखूं। बट पॉइंट इज कि तुम्हारी ड्यूटी ऑफ केयर थी, एक तो तुम्हारी ड्यूटी थी, ड्यूटी क्या थी, बच्चे की केयर करने की, ठीक है। तो ये ऐसे वाले केसेस में ज़्यादा होता है नेग्लिजेंस, जहाँ पे तुमको ड्यूटी परफॉर्म करनी थी, ध्यान से किसी चीज़ को रखना था, वहाँ पे तुमने नहीं किया, वो जाती है ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन है तुम्हें कि तुम्हें उस ड्यूटी को परफॉर्म करना है। इन द सेंस, मान लो तुम स्विमिंग आती है, या तुम मान लो तुम एक नेशनल लेवल स्विमिंग चैंपियन हो, तुम एक लेक के पास हो, बच्चा डूब रहा है, तुमने उस बच्चे को नहीं बचाया, मरने दिया, मर जाओ, मेरा मूड नहीं बचाने का, चलेगा, ठीक है। अब वहाँ पे तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हें स्विमिंग आती है और तुम्हारा काम है डूबते बच्चों को बचाना। अब तुम्हें अगर नहीं बचाना है, अगर अब तुमने नहीं बचाया तो वो गलत है, क्योंकि अब ये ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो स्विमर नहीं हो करता किसी भी बच्चे को, उसकी ड्यूटी नहीं कि दुनिया के सब बच्चों को डूबने से बचाएगा, उसकी भी पर्सनल लाइफ है। बट सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी उस टाइम, वो एम्प्लॉयड है उस पॉइंट के लिए कि उसको बच्चों को बचाना है। सेम गोज विद जो फायर फाइटर्स होते हैं, तुम्हारे पड़ोसी के घर, पड़ोसी नहीं, मानो 4 घर दूर पे तुम्हारे आग लगी, तुम्हारे पास प्रॉपर वाला वाटर पंप एंड ऑल है, तुम चाहो तो बचा सकते हो, तुम्हारा दुश्मन है, नहीं बचाना, मर जाए सब, तब भी तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है। जिसकी ड्यूटी ऑफ केयर है, जो ऑब्लाइग्ड है परफॉर्म करने का, पहली बात तो वही होना चाहिए, तो ये मेन कंडीशन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये आता है दैट एक रीजनेबल मैन का देखा जाता है, मतलब एक सेकेंड, रीजनेबल मैन होता है कि मान लो ये नहीं होना, अब तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा कि नहीं तुम्हें ब्रेव होना चाहिए, तुम्हें बहुत काइंड होना चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ देखी जाती है, मान लो उत्तराखंड में फ्लड आई, फ्लड ही आ गई इस बार, ठीक है, और तुम्हारी फैमिली है तुम्हारे साथ, तुम्हें आती है नो डाउट बहुत अच्छी स्विमिंग, बगल में बच्चा निकल के गया, तुम पकड़ सकते थे उसको, नहीं पकड़ा, तो वो देखते हैं कि क्या एक बहुत रीजनेबल आदमी होता है, एक नॉर्मल आदमी होता है, क्या वो पकड़ता, वो ये अप्लाई करता, ठीक है। तो अगर वो प्रूव हो जाए कि एक रीजनेबल आदमी भी होता है वो नहीं पकड़ता, तो यहाँ पे वो ड्यूटी टूट जाती है। तो एक बेसिकली होता है रीजनेबल, कि क्या अगर उसकी जगह कोई और नर्स होती, क्या वो बच्चे को पकड़ती ध्यान से, है ना, पकड़ती, अगर उसके हाथ में दर्द होता तब वो किसी और से बोल देती, लेकिन वो बच्चे को नहीं गिरा देती। मान लो कोई मच्छर आ गया, वो मच्छर को मारी, बच्चा ही गिर गया, तो क्या एक नॉर्मल आदमी उसकी जगह तो करता है ऐसा, नहीं करता, है ना। ये तब यूज होता है कि मान ले कभी कभी क्या होता है, बच्चा पबजी खेल रहा है, कुछ पेरेंट्स बड़े एग्रेसिव होते हैं, बैट वैट से मारने लगते हैं, और वो भी नहीं है, बच्चे ने मार ही दिया पेरेंट्स को, तो वो लगाते हैं डैमेज होना चाहिए, नुकसान, बच्चा नीचे गिर गया, कुछ बच्चे में तो हो जाएगा, बट तब भी इसमें होता है कि डैमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कुछ भी नहीं हुआ, एक्चुअल डैमेज भी नहीं हुआ, लीगल डैमेज भी नहीं हुआ, तुम जबरदस्ती किसी पे भी लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी थूक रहा था, उसके मुंह से थूक ही नहीं निकली, वही दीवार पे कुछ नहीं, उसको थूक ही नहीं निकली, कुछ हो गया रैंडम, अब तुम लगा उसने थूका, ऐसा कैसे हो गया, ये वो नहीं हो सकता, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, कुछ तो होना चाहिए, ये डैमेज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो डैमेज हो भी रहा है, हो सकता है मान लो नर्स के हाथ में बच्चा था, बच्चा पहले से मरा हुआ था, उसे नहीं पता, किसी को नहीं पता, अब अगर वो बच्चा गिर गया, उसे ब्लड ब्लड आ गया, तब भी नर्स लायबल नहीं है,
मेरे एक्शन से डायरेक्टली डैमेज होना चाहिए। अगर किसी और वजह से डैमेज हुआ होगा तो मैं लाइबल नहीं हूँ। ठीक है, हो सकता है बच्चा पहले से ढह हो चुका था, तुमने गिरा दिया, ठीक है, तो उसमें प्रूव करना पड़ेगा कि बच्चा पहले से प्रॉब्लम कर रहा था, जा ही चुका था, मेरे गिरने से कुछ खास फर्क, खास क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये होता है। तो ये बेसिकली नेग्लिजेंस होता है। केसेस पढ़ने तो बता दो, एक दो केस डिस्कस कर सकते हैं। कौन सा? लैपटॉप, एक सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, डोनॉग वर्सेस स्टेवेंसन वाला। तो मिस डोनॉग होती है, उनका उनको इनकी एक फ्रेंड होती है, वो उनको एक बॉटल लाती है, जिंजर बियर होती होगी बियर, मैंने भी नहीं पी वो वाली। एनीवे, जिंजर बियर होती है। वो औरत आधी बॉटल पी जाती है, फिर वो सोचती है मैं अपने ग्लास में डाल के पीती हूँ, बची होगी। वो ग्लास में डालती है, उसको स्नेल की डेड बॉडी मिल जाती है उसमें, और वो थोड़ी हाई फाई औरत होती है, उसको देख के चक्कर भी आ जाते हैं उसी से, और उसके पेट में भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो केस लाती है डायरेक्ट बियर के मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट। ठीक, ये बहुत पहले की बात है, अब तो लॉस बन गए हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट कहता है कि इवन अब तुम देखो कि क्या मैन्युफैक्चरर ड्यूटी ओ करता है, तो पॉइंट है कि हाँ करता है मैन्युफैक्चरर। अगर तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर यूज़ कर रहा है, मतलब ये नहीं हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने ये नहीं कहा कि जो मेरे इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी वजह से हुआ। ये प्रॉपर कंपनी की गलती, अगर उसके प्रोडक्ट में कुछ गलत निकल रहा है और कंज्यूमर को हार्म हो रहा है, तो वो उसमें नेग्लिजेंस अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसमें एक मेरे मॉक पेपर दिया था, उन्होंने इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया था। एक ऑप्शन उसमें था कि द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस डज नॉट अप्लाई टू द प्रोड्यूसर ऑफ द कंपनी, जो प्रोडक्शन है कंपनी का उस पर अप्लाई, तो वो गलत ऑप्शन था। अप्लाई हो सकता है नेग्लिजेंस, ठीक है। तो उस औरत को बहुत सारे पैसे मिल गए थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह होते हैं, तुम बहुत महंगे से हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाओ, उसने तुम्हें गंजा कर दिया, या तुम्हें शेव कर रहा था, तुम्हारे थोड़ा सा ब्लड आ गया, तुम बहुत सारा पैसा क्लेम कर सकते हो उनसे, बहुत सारा पैसा। तो वो नेग्लिजेंस होता है। डिफेमेशन किया है, इसके तो इंग्रेडिएंट्स पता होंगे। वैसे भी लॉ करना है तो डिफेमेशन इम्पॉर्टेंट है। अ, बताओ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बता दो। नहीं, गलती से भी हो सकता, मैंने बताया ना, मिस्टेक नहीं हो, इसमें टेंशन है कि नहीं है। हाँ, इंजरी होनी चाहिए। अब तुम किसी भिखारी के बारे में बोल दो, उसकी क्या रिस्पेक्ट है। पहला इसमें ये है डिफेमेशन में कि फॉल्स कम्युनिकेशन होना चाहिए। फॉल्स कम्युनिकेशन मतलब गलत तरीके से तुमने बोला, एक सेकेंड इस पे आ रहा है, एक सेकेंड। स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर तुमने बोल दिया कि ठीक है फॉल्स होना चाहिए, कभी कभी इस पे एक इनोएंडो, ये पढ़ा है क्या? इनोएंडो में क्या होता है, कभी तुमने डायरेक्टली झूठ नहीं बोला, उसमें क्या था, एक बहुत फेमस आदमी था, वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तो वहीं पे वो किसी लड़की से बात कर रहा था, वो अनमैरिड औरत थी। बट पॉइंट इज़ कि वो आदमी, एक सेकेंड, वो आदमी पहले से मैरिड था एक बंदी से, एक मतलब अपनी वाइफ से, उनका बड़ा अच्छा चल रहा था और बहुत रेप्यूटेड फैमिली थी। तो वो हॉर्स राइडिंग जब करने गया तो उसे किसी लड़की के साथ स्पॉट किया गया जो कि अनमैरिड थी। न्यूज़ रिपोर्टर वालों ने उस आदमी की फ़ोटो खींच ली उस औरत के साथ जो अनमैरिड थी, और लिखा कि उसकी इंगेजमेंट होने वाली है। ठीक है, अब उसने पब्लिश करा दिया, वाइफ लेके आई कि तुमने ऐसा लिखा है कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है नॉल, तो तुम उसका कैरेक्टर पे खराब कर रहे हो कि उनकी ऑलरेडी मैरिज है और तुम बता रहे हो कि वो एंगेजमेंट करने वाले हैं, तो उस आदमी का कैरेक्टर खराब हो रहा है, उस औरत की भी बेइज्जती हो रही है कि उसका पति उस पर चीट कर रहा है वो। ठीक है, न्यूज़पेपर वालों ने कहा कि देखो हमने पूरा गलत तो नहीं लिखा, हमें पता चला था कहीं से
कि वो एंगेजमेंट कर सकते हैं ऑल, तो वो फॉल्स नहीं हुआ। लेकिन इनुएंडो मतलब क्या होता है कि जब कोई डबल मीनिंग वाली बात हो रही होती है या फिर कोई हिडन मीनिंग है, तो उसने लिखा कि एंगेजमेंट होने वाली है, ठीक है, बट इसमें हिडन मीनिंग क्या हुई? हिडन मीनिंग यही हुई ना कि एक शादीशुदा आदमी चीट कर रहा है अपनी वाइफ को, तो कैरेक्टरलेस है। तो तुमने खुला नहीं बोला, तब भी हिडन मीनिंग कुल मिला के, मतलब बेसिकली इन्वेंटर मतलब कुल मिला के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कुल मिला के कुछ ऐसी हिडन बात कर रहा है जो तुम मुंह पे नहीं बोल सकते। जैसे कि जो राहुल गांधी ने बोला था, सारे मोदी चोर हैं, समथिंग समथिंग कुछ बोला था उसने, उसमें केस हुआ था उसका। तो उसने कहा था बहुत सारे मोदी नहीं, मोदी सरनेम का बोला था उसने, नरेंद्र मोदी नहीं बोला था। बट द फैक्ट वो सारे, ऐसा क्यों है कि सारे ललित मोदी एंड ऑल सब चोर हैं? ये इन्वेंडो लगा इस पे। तुमने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को भी नहीं बोला, बट एक था कि तुमने एक तो प्रॉपर कास्ट के अगेंस्ट लोगों को बोल दिया। इंडिया में तुम किसी के कास्ट के अगेंस्ट तो बोल ही नहीं सकते कुछ, ए। बट यहाँ पे एक डिफेमेशन का लगा था कि जो बाकी तीनों को भी तुमने बोला वो इन्वेंडो लगा, क्योंकि वो केस प्रूफ नहीं हुए थे कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है। एनीवे डिफेमेशन में ये चीज़ हो गई। दूसरी बात होता है कि ऐसा नहीं कि वो पब्लिश ही होना चाहिए। तुमने किसी से बोला कि हो, वो भी होता है, बट इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक स्लैंडर होता है और एक लाइबल होता है। ये दो वर्ड्स हैं। स्लैंडर मतलब होता है जब तुम किसी की बोल बोल के बेइज्जती कर रहे हो इधर उधर। लाइबल तब होता है जब तुम किसी चीज़ के बारे में पब्लिश करा रहे हो। लाइबल में पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अगर तुम्हारे पर किसी ने मूवी बना दी, तुम्हारी शक्ल तुम्हारा नाम सब कुछ लेके, या फिर अगर बेसिकली अगर मैंने मुंह से बोला कि या तो ऐसा ऐसा है, मेरे को कम पैसे देने पड़ेंगे। मैंने अगर पब्लिश करा दिया कि ये ऐसा ऐसा है, तो मेरे को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पॉइंट इसके वजह से डिफरेंस पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसेज बहुत लंबा होता है क्लाट में। बाकी भी लीगल रीजनिंग अगर तुम्हें पहले से आता है तो तुम्हें पैसेज ही नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने टॉट का एक भी पैसेज नहीं पढ़ा था, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस करने चालू कर दिए थे, तो मेरा टाइम सेव हो गया। तो टाइम मैंने क्यूटी में लगा दिया था वो, क्योंकि मेरा क्या है, मैं एग्जाम के टाइम 2+2=4 भी चेक करती हूँ, वो वाला था, ठीक है। ये हो गया। पॉइंट इज डिफेंस है। अगर तुमने ट्रुथ बोला है, ट्रुथ 100% डिफेंस है। तुमने बोला कि मैंने जो बोला सच बोला, वैसा है, और तुम्हारे पास प्रूफ है कि हाँ वो ऐसा है, तो तुम लाइबल नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे होता है कि कुछ लोगों को एब्सोल्यूट प्रिविलेज होती है, तुम पार्लियामेंट में जो मन में है बोलो, ठीक है। लोग लड़ने भी लगते हैं आपस में। अब एक अखिलेश यादव का वीडियो वायरल हुआ था, योगी जी से कहा था कि बच्चे बढ़ाने के लिए, फैमिली बढ़ाने के लिए कुछ करना भी चाहिए वाला। तुम जो बोलना चाहो बोल सकते हो पार्लियामेंट में, और यही बात वैसे पार्लियामेंट के बाहर बोली होती तो शायद वो जेल में हो सकता था। इसीलिए जितने पॉलिटिशियंस हैं सब आपस में वहीं कुट जाते हैं, लोकसभा में राज्यसभा में, क्योंकि उन्हें पता है वो जो चाहे बोल सकते हैं वहाँ पे, एक्सेप्ट गाली गलौज, जो भी करना है कर सकते हैं। और जजेस को भी यही होता है जुडिशरी में। जज ने कोई भी डिसीजन लिया है, तुम जज की बेइज्जती नहीं कर सकते उसने हाउस ने ऐसा बोला। तभी अयोध्या मंदिर होने के बाद भी जजेस, मतलब वो मार दिए जाते हैं, तुम उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते, लेकिन तो इसलिए मार ही दिए जाते हैं पहले। बट द थिंग इज कि तुम उनके अगेंस्ट बोल नहीं सकते। जज जो चाहे वो बोल सकता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज होती है। कहीं पे भी अगर एब्सोल्यूट प्रिविलेज लग गया तो 100% प्रिविलेज है। तुम बोल दो मैं जज हूँ, बोलूँगा, तुम सेफ हो। एक होती है क्वालिफाइड प्रिविलेज, ये होती है मीडिया रिपोर्टर्स को, ठीक है। मीडिया और रिपोर्टर्स को फ्रीडम दिया गया है, जो भी हो रहा है आसपास रिकॉर्ड कर सकते हैं, थोड़ा क्रिटिसिज्म कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, बट वो भी एक लिमिट तक होना चाहिए। तुम किसी पे बहुत गंदा वाला क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। इस चीज़ को लोग यूज़ करते हैं ट्विटर पे। अगर तुमने बीजेपी के अगेंस्ट ट्विटर पे कुछ बोल दिया तो उठा के ले जाते हैं। इवन अर्नब गोस्वामी जो था, सुशांत के केस पे उसने उद्धव ठाकरे समथिंग समथिंग को बहुत ज़्यादा बोल दिया था, देखा होगा, तो उसको जेल में ही बंद कर दिया था। क्यों? क्वालिफाइड प्रिविलेज, एक लिमिट तक नहीं बोल सकती है, उतना नहीं बोल सकती। न्यूसेंस कर लिया है। ट्रेसपास टू लैंड बता दूँ क्या होता है? ट्रेसपास, तुम तो बीटेक वाले हो ना, देख देख लो। ट्रेसपास, ट्रेसपास मतलब इंटरफेयर करना, या फिर तुम्हारे घर पे कोई आ गया, छत पे कोई आ गया, ऐसा वाला। ये तुम्हारे लैंड पे भी हो सकता है, ये तुम्हारे प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। मैं न्यूसेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताना भूल गई। उसमें दो अलग साइड में लगे हुए घर थे। एक घर में एक औरत थी एंड वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी, वो सिखाती भी थी। बगल में जो एक आदमी था वो शायद वुडन लकड़ी होती है उसमें कार्व करता था। उस आदमी को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि ये बंदी सितार वगैरह बजा रही, गिटार वगैरह बजा रही। उसको एक दिन बहुत इरिटेशन हुई। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जैसे ही वो गिटार बजाती थी वो दीवार पे आके अपने हथौड़ा मारने लगता था, बहुत तेज तेज।
तो अब जब भी वो औरत अपना म्यूजिकल कुछ प्रैक्टिस कर रही है, गा रही है, वो पीट रहा है दीवार, उसी साइड पे दीवार पीट रहा है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करती है। बहुत हुआ, केस कर दिया लड़की ने कि जब मैं गाना बजाती हूँ वो दीवार पीटता है। केस में उसने बोला कि मैडम ये भी तो गाना गाती रहती है, 8-10 बजे तक गाना गाती रहती है, मैं नहीं सह सकता, जो भी है। कोर्ट ने कहा कि देखो, वो करिए अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस, दीवार तोड़ना ऐसे ऐसे, दिस इज नॉट एनी प्रोफेशन, ठीक है। तो ये न्यूसेंस हुआ। इस केस से सबको बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि उस आदमी का भी मेंटल लेवल होता है, जब भी कुछ कहता गाना 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 गाना, वो भी सितार वाला गाना, ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल अच्छा वाला गाना गाए, तो कितना सुन लोगे तुम। बट एक ही होता है, ट्रेसपास लैंड मतलब है कि तुम अपने घर पे हो, कोई ज़बरदस्ती का इंटरफेरेंस कर रहा है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन का। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर तुम्हारे गेस्ट आए तुम्हारे घर पे, तुमने उन्हें बुलाया था 2 दिन के लिए, नहीं जा रहे 2 दिन के बाद, हम तो रहेंगे, तुम केस कर सकते हो उन पे। हाँ, कर सकते हो कि 2 दिन के लिए बुलाया था, तीसरा दिन भी रह रहे हैं घर पे, जाने को बोल रहे हैं नहीं जा रहे मेरा घर, तो ट्रेसपास टू लैंड होगा, तो अरेस्ट तो नहीं होंगे, बट दिल पे यू मनी, क्योंकि उन्हें खाना का पीने का लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दिस थिंग इज एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से का मतलब बताना मेरे को। एक्शनेबल पर से मतलब कि इसमें तुम्हें प्रूफ नहीं करना पड़ता कि तुम्हारा डैमेज क्या हुआ है। तो रिश्तेदार ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे घर पे आया था, खाना मैं बना रहा हूँ, पानी में दे रहा हूँ, सब कुछ मैं दे, तुम्हारा क्या गया। मेयर स्टेइंग तुम्हारे घर पे बिना तुम्हारी परमिशन के गलत है। इवन तुम्हारा कोई डैमेज नहीं हुआ, तब भी तुम कहोगे कि ये मेरी, मैंने 2 दिन के लिए बुलाया था, ये 3rd डे भी क्यों रुक रहे हैं। जाने को एक बार बोल दिया नहीं जा रहे, तो मेरा रिश्तेदार गलत है, हिल पे यू पैसा, देन हिल गो। इस पर जो लगेगा वो होगा ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास अगेंस्ट पर्सन इंपॉर्टेंट है। मेरे को 2 चीज़ें होती हैं, असॉल्ट और बैटरी, ये बता दो क्या होता है। एक असॉल्ट होता है, एक बैटरी होता है, ये बता दो क्या है। कहीं तो सुना होगा। क्या? बैटरी पानी में? असॉल्ट क्या है? क्यूटीज 40 दिन बचे हैं, ये पता होना चाहिए। ये क्लैट क्यों तुम प्रिपेयर करते हो, फर्स्ट वीक में होता है, सर ने पढ़ाया होगा, तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे याद कर लो, ए पहले आता है असॉल्ट। पहला स्टेप होता है डराना किसी को। असॉल्ट मतलब होता है डराना। मैंने तुम्हारी आंखों के जस्ट सामने यहाँ पे पेन रखा हुआ है, बिल्कुल टिप पे ही रखा हुआ है, ठीक। ये असॉल्ट तब होगा जब तुम्हें प्रॉपर फियर आ रहा है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे तुम्हारे गन रखी हुई है, ठीक है, तब ये होता है बेसिकली। और पॉइंट है कि इसमें कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई हाइड एंड सीक चल रहा है, तो पता है ऊपर से टीप मारनी होती है, अब तब तुम्हें कोई टीप ऐसे करके खड़े होते तो समझ में आता है कि ठीक है जस्टिफिकेशन है कि वो लोग गेम खेल रहे थे, इस वजह से ऐसा हुआ। बट अगर तुम्हारे सामने मान लो कोई नाइफ लेके है, कोई रैंडम इंसान सड़क पे तुम्हारी आंखों के इतने पास पे नाइफ लिए हुए है, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा म्यूचुअल से फ्रेंड हो, स्टिल वो तुम्हारे आंखों के सामने नाइफ लिए हुए है, और तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेरे को कुछ हो सकता है, कुछ भी मैंने किया मेरे को मार सकता है नॉल, तो ये असॉल्ट हुआ। जब तक वो तुम्हें टच नहीं कर रहा, इतना भी दूर है, तो वो असॉल्ट होता है। अगर जिस मोमेंट उसने तुम्हें यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है, वो तुम्हारा बैटरी हो गया। बैटरी में झापड़ वापड़ भी आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। इसमें एक केस था, उसमें एक प्लेंटिफ के कपड़ों पे ऐसे किसी ने ग्लास से पानी फेंक दिया था। हाँ, बट उसने बोला कि पानी तो कपड़ों में लगा, स्किन पे थोड़ी लगा। डिफेंडेंट बोल रहा है कि मैंने पानी फेंका, कपड़े भीग गए, स्किन, एक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो उस पर जज ने बोला कपड़े अगर भीग रहे हैं तो क्या बॉडी का कांटेक्ट नहीं होता कपड़ों से, तो बहुत ऑब्वियस था, बट ये रीज़न है, ठीक है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये पढ़ा है, बताओ क्या होता है। तुम क्लैट वाले हो कि सीवीटी? मैं कल इंग्लिश लेके आ जाऊंगी, 4 घंटे पढ़ लेना। अगर कोई इंग्लिश में स्पेसिफिक डाउट हो तो बता दो। पैसेजेस करने बिकॉज हम वो कैब भी कर सकते हैं, तो मैं पूरी ख़त्म कराऊंगी, थोड़ा बोर होता है बट करना पड़ेगा, फिर देख लो। बहुत लंबा हो जाता है, बहुत वो है,
ग्रामर तुम्हें लाइक कहीं कहीं तो डाउट होगा ना, जहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे, क्वेश्चन तो करना स्टार्ट ही नहीं कर रहे होंगे। कर दिए? मेरे को लग रहा था। तो क्या आप पिछले साल का सीवीटी का पेपर ले आओ, पास्ट ईयर सीवीटी का इंग्लिश का पेपर लगाएं कल, क्योंकि होता क्या है कि थोड़ा गैस भी करना होता है। वो तो बोर हो रहा है ना उन लोगों को। तो 4 घंटे लीगल पढ़ पाओगे? मेरे को कोई देख, मेरे को तो आती है। तुम लोग आओगे कल ही बता दो। अरे तो ऐसे आओगे कि नहीं, नहीं आओगे तो फिर ना करो ना इंग्लिश, आओगे तो बता दो। मैं तो आऊंगी, मेरे को पैसा चाहिए ना, मैं तो आ रही हूँ। इंग्लिश बता दो, टॉपिक्स बता दो, उस हिसाब से लो, क्योंकि 4 घंटे। पैराग्राफ तो हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। क्लैट सीवीटी का पैसेज आता है, इतना आता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत होगा आखिरी में कंफर्म करने के लिए आसपास आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम पर्सनली हुई थी ग्रामर में, तो हुई थी थोड़ी 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 होती है, बट उसमें भी ऑप्शन होता है कि तुम्हें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, करो, नहीं करना नहीं करो। मैं ले आऊँगी, क्वेश्चंस ले आऊँगी, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है, तुम्हें अंदर से जो लग रहा होता है वो आंसर नहीं होता है। उससे भी ज़्यादा क्या, क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं सीवीटी में वो ले आऊँगी, क्लास में ही रट लो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आते ही हैं वो कर लेंगे, ग्रामर करनी है, क्योंकि देखो 4 घंटे की क्लास है, 2 घंटे ग्रामर पे ख़त्म कर सकते हैं। पहले 2 घंटे ग्रामर। ग्रामर तुम लोग एलेट दे रहे हो? एलेट तो देना, कुछ लोगों का क्लैट फकअप हो जाता है। दे दो, एलेट दे दो, चांसेस कम है बट ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि कभी कभी आया है ग्रामर का पार्ट क्लैट पे। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ख़त्म कर देते पहले, सॉरी, एक सेकेंड। फक, हाँ ठीक है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब बता दो क्या होता है। यार एसी नहीं काम कर रहा है इनका, देखो ना, या वो वेंट्स थोड़ा सा मेरी तरफ कर दो। ठीक है कोई बात नहीं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है? हाँ बताओ क्या होता है। क्या? नहीं, आगे बताओ। हाँ, अगर पता है क्या होता है तो इसमें बताओ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में और किडनैप करने में क्या डिफरेंस है? देखो फॉल्स इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ पहले। पहली बात तो टोटल रिस्ट्रेन ऑफ तुम्हारा होता है कि तुम कहीं से भी निकल नहीं सकते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें 12th फ्लोर के कमरे में रखा है, उसे खिड़की तो खुली तो तुम कूद के बच सकते हो। इतना होना चाहिए कि तुम अगर निकलते हो उस पर्टिकुलर जो भी तुम्हारे पास स्केप दिख रहा है, तो तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस हो। ठीक है। अगर मैं तुम्हें 30th फ्लोर की बिल्डिंग पे रखा है छत पे, और दरवाज़ा लॉक्ड है, और मैं बोलूँ जज से कि देखो मैंने इसको बंद करके तो नहीं रखा था, चारों तरफ से छत खुली थी, बच जाता, तो वो टेक्निकली नहीं हुआ। ठीक है। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रॉपर ढका रहेगा। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि तुम्हें मान लो फर्स्ट फ्लोर के ही ग्राउंड पे रखा है, विंडोज़ वगैरह सब खुली हैं, लेकिन मैंने चेयर पे लिख रखा है, इफ़ यू ट्राई टू escape आई विल किल यू। ठीक है। तब भी तुम्हें अगर मैं भागूंगा तो मेरे को मार देगा, इस वजह से तुम नहीं भाग रहे हो, तब भी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में हुआ। किडनैपिंग में क्या होता है? किडनैप में एक बहुत किडनैप करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम जहाँ पे हो वो तुमको वहाँ से उठाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होता। ये तब यूज़ होता है कि चोर आया तुम्हारे घर पे और चोरी करने के टाइम पे उसे तुम्हें तुम्हारे रूम में बंद कर दिया। लाइक तुम रूम में सो रहे थे सब लोग, मेरे को तुम्हारे घर में चोरी करनी है, मैं तुम्हें बाहर से बंद कर दिया, तो वो एक सेकंड रुकना बस, तो बंद कर दिया बेसिकली। एक
हाँ ठीक है, तो मैं क्या, तुम्हें चोर ने बंद कर दिया। हाँ ठीक है, बंद कर दिया, हाँ ठीक है, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी थोड़ा सा। किडनैप पे थी। किडनैप पे क्या होता है, मेरे को तुम्हें उस जगह से उठाना पड़ेगा, फिर एक पर्टिकुलर गोडाउन वगैरह में रखना पड़ेगा, प्रॉपर बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो वो क्राइम हो जाता है किडनैप करना। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है कि मैं तुम जहाँ थे मैं तुम्हें बंद कर दिया। बेसिकली हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं, बच्चे आपस में होता है एक दूसरे को बंद कर देते हैं रूम के अंदर। कजिन्स बंद कर देते हैं, फ्रेंड्स भाई बहन बंद कर देते हैं। कल को दूर के भाई ने मेरे को रूम में बंद कर दिया और खेलने चला गया मजाक मजाक में। उतने बीच में मेरे को बहुत टेंशन हो गई, मेरे को ट्रॉमा लग गया कि मैं बंद कमरे में बंद थी, कॉकरोच दिख गया मेरे को, बहुत एग्रेसिव प्रॉब्लम हो गई ये वो। मैं डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ। एक और था, डैमेज और डैमेजेस में क्या डिफरेंस है, ये समझ लेना। राइटिंग थोड़ी गंदी, मैं सही कर सकती हूँ, बता देना अगर नहीं समझ में आ रहा हो। डैमेज मतलब होता है हार्म, डैमेजेस मतलब होता है पैसा। तुम्हें कितना डैमेजेस मतलब कंपनसेशन, ठीक है, डैमेज मतलब हार्म, ठीक है। एक होता है malicious प्रोसिक्यूशन, ठीक है। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे मज़े मज़े में तुम्हारे अगेंस्ट एक केस ले आई कि मेरे घर पे आके पत्थर वत्थर फेंक रहा था। केस चल रहा है, केस में मेरे को माफ़ भी कर दिया गया, साफ साफ दिखा कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जब ये हो जाएगा कि ए प्रोसीडिंग हुई थी, बी मेरे को माफ़ कर दिया गया, ऐसा नहीं था कि मेरे को पकड़ा गया कि हाँ मैंने ऐसा किया था, नहीं किया, तब मैं ये केस ला सकती हूँ कि इस बंदे ने मेरे को प्रोसिक्यूट किया केस में, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए, मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए, ठीक है। तो मैं मेलिसियस प्रोसिक्यूशन आती हूँ। लास्ट विस्कैरियस लाइबिलिटी कर लेना। एक बता दो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो पड़ी होगी, देखना क्यों पड़ रहा है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बता दो। देखो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में 3 कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैट में बहुत ज़्यादा आता है, ये देख लो। इसकी इंपॉर्टेंट ये कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में एक बहुत डेंजरस चीज़ रखनी है। डेंजरस नहीं भी है तो तुम सोचो कि थोड़ी अनलाइकली है। जैसे घर पे कुत्ते रख लो चलेगा, क्रोकोडाइल रखोगे तो नहीं चलेगा, स्नेक्स भी रखोगे तब भी नहीं चलेगा। लोग, तुम अपने घर पे स्विमिंग पूल रख लो चलेगा, तुमने अपने घर पे पूरा लेक बना रखा है, नहीं चलेगा। पेड़ पौधे उगाओ चलेगा, कुछ लोगों को होता है वो पॉइजनस पेड़ वगैरह रखने की आदत होती है कि मेरे को बस पॉइजनस पेड़ पसंद है, जो भी है, नहीं चलेगा। और अगर तुमने, हाँ मतलब वही सब है, ठीक है। तो कुछ एबनॉर्मल चीज़ें होती है ना, अजीब से रखते हो, वो तुम अपने रिस्क पे रख रहे हो, ठीक है। तो जैसे कुछ लोगों के नॉर्मल डॉग सब भी अलाउड है, कुछ बड़े तो गंदे डॉग्स होते हैं कि तुम्हें काटने पे दौड़ेंगे अगर कोई इंसान दिख गया, तो उनके मुंह पे समथिंग लगाए रहते हैं अगर वो कभी बाहर जाते हैं तो। तब भी अगर वो अपने गेट के पार्किंग पे, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उनके विलास के बाहर लिखे होते हैं कि डेंजर इनसाइड, ठीक है। वो इसलिए रखता है क्योंकि वो कुत्ता देखे तुम चले ही जाओगे टाइम से प्रॉपर, ठीक है। तो वो उस डेंजरस लेवल की बात हो रही है, ठीक है। अब तुम्हारे पपी है तो तुम नहीं लिखोगे, कोई मैटर नहीं करता। तो इसकी कंडीशन है कि तुम्हारे घर पे या तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कोई डेंजरस चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि उसको स्केप करना है। स्केप मतलब समझते हो ना, मतलब उसको प्रॉपर्टी से बाहर निकलने के चांसेस होने चाहिए। जैसे कि पेड़ में कैसे पॉसिबल है कि तुमने अपनी बाउंड्री पे पेड़ उगाया हुआ है पॉइजनस वाला, फ्रूट वाला, और उसकी ब्रांचेस तुम्हारे घर से बाहर की तरफ निकल रही हैं, वो वैसे स्केप करता है। क्रोकोडाइल स्केप कर सकता है, स्नेक्स भी कर ही सकते हैं। तो बेसिकली कर सकती है, वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो स्केप कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गन नहीं आ सकती है, कि तुम्हारे घर पे गन रखी थी, गन उड़ के चले गए किसी के पास, उसे गोली भी लग गई, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे नहीं अप्लाई होती। थर्ड ये है कि इंजरी होनी चाहिए, डैमेज होना चाहिए। मतलब मान लो मेरे पास क्रोकोडाइल था, बाहर गया वॉक करके आ गया, तब नहीं लगा सकती मैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, है ना, कि उसका क्रोकोडाइल आया भी कैसे रोड पे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस पे केस पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग था। हम्म,
और सर ने कुछ बाहर से तो नहीं पढ़ाया ना? इतना ही पढ़ाया था ना? कल क्या करना है? क्राइम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। वैसे तो इंग्लिश होगी कल, बट तब भी बता दो। मेरे को मिल नहीं रहा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तुम्हें वो पढ़ना नहीं है, आई थिंक सर पढ़ाएंगे तुम्हें। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कराए गए हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कराए जीके में, बाद में कराएंगे। ठीक है, एमसी मेहता में यही था, जब वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में लोगों को ये तो पता चल गया था कि जो भी पॉइजनस या फिर कुछ इंसेक्टिसाइड्स वाली जो माइंस है, इंडस्ट्रीज हैं, इनको थोड़ा अकाउंटेबल होना चाहिए कि अगर इनसे गलती होगी तो लोगों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी आंखें जा चुकी थी। ठीक है, तो एक और इंडस्ट्री थी दिल्ली में, मैं नाम भूल गई, ठीक है कोई बात नहीं। एक इंडस्ट्री थी, वहाँ पे 2 लोग मर गए थे, और ऐसे ही करते करते कोई गैस रिलीज हो गई थी, जिसकी वजह से आसपास के जो मोहल्ला था उसमें प्रॉब्लम हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में पूरा भोपाल ही चला गया था, इसमें उतना एक्सट्रीम लेवल हुआ था। तो एमसी मेहता एक बहुत बड़े इन्वायरमेंट वाले लॉयर है, नेचर के लिए बहुत लड़ते हैं, जितने भी इन्वायरमेंट लॉ पढ़ोगे तो एमसी मेहता का नाम बहुत आएगा। इन्होंने बोला, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई करी, और एक लॉ आया, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अवेलेबल है, कह सकते हो की गलती थी, इन द सेंस कि अगर अगर मतलब मान लो क्रोकोडाइल है मेरे घर पे, मैंने सिर्फ प्रॉपर लॉक वगैरह लगा रखा है, प्लेंटिफ को बहुत चुल मची थी क्रोकोडाइल को टच करने की, उसने आके लॉक खोल दिया और भाग गया डर से, डर के। अब क्रोकोडाइल से पीछे पीछे जाके काट भी रहा है, तो वो प्लेंटिफ की गलती हुई कि वो खुद आया मेरे प्रेमिसेस पे। ठीक है, एक इसमें ये डिफेंस होता है। दूसरा होता है एक्ट ऑफ गॉड। मेरे घर पे लेक था, पानी हो गया, लेक बह गया पानी से, समथिंग समथिंग हो गया। ठीक है, और एक होता है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। कभी कभी क्या होता है कि मेरे घर पे लेके प्लेंटिफ का भी अच्छा चल रहा है, उस वजह से लेके उसको भी पानी मिल रहा है, तो प्लेंटिफ कंसेंट दे चुका है। फॉर एग्जाम्पल हुई भी हो सकता है कि मेरे घर पे क्रोकोडाइल है, और इस वजह से प्लेंटिफ को बहुत अच्छा लगता है, मतलब प्लेंटिफ से पूछा गया तो कंसेंट वगैरह दे चुका है। या हो सकता है कि प्लेंटिफ के घर में खुद भी क्रोकोडाइल हो, या हो सकता है प्लेंटिफ सेकंड फ्लोर पे रेंट पे रह रहा हो, मेरा खुद का घर है, तो मैं उससे कंसेंट ले चुकी हूँ, देखो अगर तुम्हें मेरे घर पे रहना है रेंट पे तो मेरा क्रोकोडाइल है। ठीक है, अगर प्लेंटिफ को पता है कि यार ये है, सब कुछ है यहाँ पे, और तब भी क्रोकोडाइल को काट रहा है, पीछे कुछ समथिंग समथिंग हो रहा है, तो भी वो कह सकता है डिफेंडेंट कि देखो इसको पता था, इसी कंसेंट ली गई थी। ये सब होते हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं है। ठीक है, अगर कोई पॉइजनस गैस हवा में रिलीज हुई, अब चाहे तुम्हारे किसी वर्कर का काम हो, चाहे एक्ट ऑफ गॉड हो, चाहे क्वेक आ गया हो, कुछ भी हो गया हो, लाइबल हो, जितना भी कंपनसेशन है, कुछ भी डैमेज होता है तुम्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास कब होती है? मैं तुम्हारी लाइक, तुम लोग कितनी देर में आते हो? अगर लाइक 1:30 की क्लास है, 1:30 पे आ जाते हो तो मैं भी आ जाऊँगी। ठीक है, तो कल इंग्लिश कर रहे हैं फिर। और कोई डाउट हो तो बता दो इंग्लिश में, कल इंग्लिश 2-4 घंटे में ख़त्म कर देना प्रॉपर। तुम्हें अगर क्लाट में भी कोई इंग्लिश में कुछ हो तो बता दो। उनका इंग्लिश भी तो करना है, अभी ऑल्टरनेट करेंगे, मैं थर्ड को जा रही हूँ, तो 15 दिन का टाइम है आई थिंक, छुट्टी इसको हटा के। तुम लोग ने वो तो किया होगा ना मॉक पेपर में इंग्लिश, टोन्स आता है ना सीवीटी में? टोन्स नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। और एक देख लूँगी, रहने दो, तुम लोग बता दो। टोन्स होता है, मैं करा दूंगी, वो आता है, वो तुमने आ गया तो तुम्हारे नंबर बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीवीटी में इजी वाले आते हैं। वो क्या, आप बता दो ये करनी है।
देखो वो कैप कैसे होती है, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक वो कैप करने का तरीका क्या है, मैं तुमको एक रूट वर्ड बताया, ठीक है। अगर तुम्हें उस वर्ड की मीनिंग पता है, होता क्या है कि जो सीवीटी में ऑप्शन, तुम्हें ऑब्वियसली उन्हें पता है कि तुम दुनिया के सारे शब्द याद नहीं कर सकते हो, वो तुम्हें चार ऑप्शन देते हैं, ठीक है। उनमें से तुम एलिमिनेट करते हो। अगर तुम्हें रूट वर्ड से क्या होता है कि उस वर्ड का बस स्टार्टिंग का वर्ड देख के तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये पानी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। सीवीटी में क्या आएगा, जैसे वो फोबियाज दे देंगे, हाइड्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया वगैरह वगैरह। तो द फोबिया ऑफ इतना इतना इज कॉल्ड वॉट। तो उसमें उतने लेवल की इंग्लिश नहीं होगी, तुम्हारे में उच्च लेवल की इंग्लिश होती है, ठीक है। उसमें रूट वर्ड करने पड़ेंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, कल बेसिक्स ला के देखते हैं, क्योंकि मैंने जाने से पहले यहाँ पर एक सेशन लिया था जून में। वो कैप सेशंस बहुत हैवी होते हैं, कि हम एक एक दिन में तुम 200 शब्द, 300 शब्द, 400 शब्द तुम्हें क्लास में याद हो जाएंगे, बट में दिमाग लगता है। थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह लेके बैठना, कर स्विच करते करते करना पड़ेगा, ठीक है। पैसेजेस करने कि नहीं करने बताओ। पैसेजेस, पैसेजेस हो रहे हैं, कहाँ के पैसेजेस, टाइम देते हैं। पैसेजेस हो जाते हैं, पता है वो जो सिंगल लाइनर्स क्वेश्चन देते हैं सीवीटी में ग्रामर वाले, तुम पास ईयर के करके देखना एक बार, तो वहाँ फंसता है थोड़ा सा ग्रामर में। मेरा तो फंसता था, फंस रहा है ना तुम्हारा, कहाँ फंस रहा है। रीड करने में दिक्कत तो नहीं आ रही ना। रीड उसमें, रीडिंग में क्या, पैसेज में कितना पढ़ाया है सर ने, टॉपिक्स बता दो क्या क्या करा है। इंग्लिश सेम ही सर पढ़ा रहे होंगे ना तुम लोगों को, तो बताओ ना टॉपिक्स क्या करा है। वो कैप कितनी कराई है, वो कैप मैं करा दूंगी। और पैराग्राफ उनसे पूछो ना, कहाँ के सीबीटी के पास से करा रहे हैं, खुद के बनाए हुए करा रहे हैं, इतनी मेहनत। तो अगर वो पैसेज करा रहे हैं, मेरा कोई मतलब नहीं पैसेज कराने का। क्या, हाँ ठीक है, ठीक है। तो वो कैप टोन्स वगैरह जो बेसिकली आता है वो कर लेंगे। तुम लोग बता दो, क्लैट को बता दो इंग्लिश कैसे हो रही है तुम लोगों की, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, पेपर पूरा तो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होगे। पता था कितना हो पा रहा है। वो तो क्यूटी छोड़ रही है पूरा, तुम लोगों का क्या सीन है। छूट कौन सा रहा है, सीआर छूट रहा होगा, छूट रहा है। स्कोर मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचा, एलई के मॉक्स में, लीगल एच के मॉक्स पे मैक्सिमम स्कोर कितना गया अभी तक। नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करके बताना। हाँ सुन लिया मैंने। मैक्स बता दो, इट्स ओके। जितना बता दोगे उतने में मैं फिर अच्छे से प्रिपेयर करके लाऊंगी ना। सीवीटी, सीवीटी के मार्क्स तो कोई पॉइंट नहीं देने का, बट दे रहे हो क्या। कौन सा सब्जेक्ट, मैथ्स तो 12th लेवल का होता है, वो तो उसमें तो हेल्प नहीं कर पाऊंगी। इंग्लिश का दिया था क्या, जीटी का दिया था, क्यूटी, सॉरी तुम लोग जीटी सब, जीटी तो प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पीसीएम तुम लोग रट लोगे। मैं बता रही हूँ यूट्यूब पे क्वेश्चंस होते हैं पास्ट ईयर वाले, तुम्हें बस वीडियोस देखने टेक्निकली, 2-3 घंटे लगा के बैठो, 2x पे कर लो, ऑप्शन गेस करो, जो भी है, मतलब वो प्रॉपर कराते हो वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं। मैं तो मज़े मज़े में दे दिया था सीवीटी, तो मैं सोचो मेरे मज़े मज़े में, मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरी सब्जेक्ट ही नहीं था, मेरे को तो ज़ीरो नॉलेज हुई 12th एनसीईआरटी लीगल की। मैं यूट्यूब वीडियोस देख के गई थी, और वही है। मैं बहुत सारे चैनल देखती थी यूट्यूब पे, जो भी आ रहा है देख रही थी, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली जिस पे, मतलब एक सोर्स पे मचा है ना,
मैं ये नहीं कह रही मत पढ़ो, बट यूट्यूब पे रहो, यूट्यूब इम्पॉर्टेंट है। मैंने AR यूट्यूब से किया था, बट उतना टाइम नहीं तुम लोग बस CVT क्यों ही करना है तो बता दो। बट मेरे को पर्सनली उसमें कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं। बताओ कैसा चल रहा है, कौन से टॉपिक्स करे? कोडिंग डिकोडिंग हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग हो रहा है। और रुको मैं देखती हूँ, उस पर आ रहा हूँ। नेट नहीं काम कर रहा मेरा। तुम लोग किसी फ़ोन में देख के बता दो ना क्या क्या टॉपिक्स है AR के। AR टॉपिक CVT सर्च करने आ जाएंगे। आया? मेरे में आ गया। डायरेक्शन किया है? एनालॉजी, एनालॉजी तो याद करनी होगी। किया है? ब्लड रिलेशन कर लिया है? नहीं हुआ है? क्लास है, कराएंगे सर, मतलब पता है इस हफ्ते हो जाएगा। मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों से नहीं होता है वो। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन बहुत बेसिक सा देते हैं, आता है। तुम लोग मैथ्स देने जा रहे हो, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, उसमें एक 4 नंबर का बहुत टफ सा क्वेश्चन आता है कोन वगैरह का, जो तुम्हें बट वो प्रूविंग में आता था मेरे टाइम पे तो ICSE में। एनीवे तुम्हें पेंसिलेशन के फॉर्मूलेस वगैरह तो पता होने चाहिए, कोन का एरिया वगैरह तो सर करा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री मेरे में नहीं आई थी। स्पीड डिस्टेंस टाइम आता है, CI SI आता है, बट बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड। जनरल नॉलेज में क्या है? पद्मश्री अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, रिवर्स, कैपिटल, हिस्ट्री, करेंसी, GDP। देख लो, मैं तो स्किप कर देता, मेरे को GK नहीं पसंद थी इतनी। लॉजिकल रीजनिंग में कोई हेल्प चाहिए तो बता दो।